मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्या हम इसे एक करियर पाथ बना सकते हैं कि नहीं? So at every level of an investment banking career, you need to add some skills to move ahead. What will take me to an interview? Once I have the career, I was earning decent money. That doesn't stop the continuous professional development. If you want to grow, if you want to be at a place where you want to be, you need to keep yourself abreast with the latest technologies, latest trends in the market. एक रिंग के अंदर सरिया है और एक रॉयल रंबल स्टार्ट हो जाए, एक दूसरे को जो जिसके में ज़्यादा ताकत है वो जीते। जो आज की जो जंग है वो दिमाग की जंग है, वो हथियार की और ताकत की जंग नहीं है। उसे पता होता है कि यार मैं अकाउंटिंग की एडवाइजरी में जा सकता हूँ, मैं इंटरनल ऑडिट रिस्क एडवाइजरी में जा सकता हूँ, बट आर दोज कैश फ्लोज मेकिंग सेंस और नॉट? तो क्लाइंट को समझ होगी तो थ्रेश कर देगा आपको। इसके बगैर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल नहीं है। दिस इज व्हाट मेक्स यू एन अकाउंटेंट, दिस इज व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। पाकिस्तानी मार्केट को किस तरह देखते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ करियर्स? आपकी जॉब खत्म नहीं होती, प्रोफेशन नहीं है तो हर दिन छुट्टी है, हर दिन ये लीव आउट ऑफ पाकिस्तान और कम टुवर्ड्स पाकिस्तान। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूछते हैं और इस बात में इवैल्यूएट करते हैं कि क्या हम इसे एक करियर पाथ बना सकते हैं या नहीं। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस हर वीक आपके लिए एक ऐसा डिस्कशन लेकर आता है जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, स्टूडेंट्स को, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सके और वो इस तरीके की नई नई फील्ड्स और इस तरह के नए नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकें। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मर्जर एक्विजिशंस, कैपिटल मार्केट्स, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इस एवेन्यू को भी स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जनरली फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स एक्सप्लोर करना चाहिए। आज इसे एक्सप्लोर करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनका तकरीबन 9-10 साल से ताल्लुक़ इसी फील्ड के साथ रहा है। आरिफ हबीब, HBL, अस्करी बैंक, वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स, ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी टाइम इन्होंने जो है वो इस तरह की फील्ड्स में लगाया है। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अहमद खान। आए हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इस फील्ड को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। एक ऐसी चीज़ आपने मेरे साथ डिस्कस करी चाहिए जो मेरे लिए भी एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जिस पर मुझे बात करनी थी। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर आए और आपका शेड्यूल मुझे अंदाज़ा है काफ़ी बिजी रहता है। जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर, चीज़ों पे आप लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, उसमें पता नहीं होता कि कितने टाइम बाद हम फ्री होंगे या कब हमारा वो टाइम पीरियड आएगा, लेकिन आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। अच्छा दानियाल, हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर गेटिंग ऑन टू द पॉइंट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड हाउ इट वर्क्स और क्या क्या एवेन्यूज़ इसमें, थोड़ा सा पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में जो है वो जानना चाहूँगा। कहाँ से आपने अपने करियर का स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने इस फील्ड को चूज़ किया, What was the thought behind reaching where you are today? और किस तरीके से आप इवैल्यूएट करते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनलाइक अदर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मैंने BBA की डिग्री करी है कोई आज से 10 साल पहले। उसके बाद अस्करी बैंक से मैंने अपना करियर स्टार्ट करा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो वहाँ पर मैं 1 साल रोटेशन में था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, सही है। वहाँ पे डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे। एंड आफ्टर जब मेरा एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे एक कॉर्पोरेट बैंकिंग के डिपार्टमेंट में एलोकेट किया गया, सही है। तो मैं वहाँ काम करता था, वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस होती थी जो हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ करते थे, सही है। तो जाहिर है मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक रोटेट होकर आया हुआ था, तो लोगों से थोड़ी वाबस्तगी थी, उन जानते थे, तो उनके साथ कॉन्वर्सेशन वगैरह। और फिर स्पेशली जब मैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में होते हुए जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस देख रहा होता था तो मुझे वो अट्रैक्ट करती थी कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू, सही है। बिकॉज इट हैज़ अ लार्जर इम्पैक्ट। एक अगर फाइनेंशियल सिस्टम पे देखें, एक लार्जर इम्पैक्ट है। द स्किल सेट, सही है, ह्यूमंगस। हम जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस में आ चुकी हैं, सही। उसके बाद फिर 3 साल मैंने टोटल डेट का एक्सपीरियंस अपना कंप्लीट किया, डेट कैपिटल मार्केट्स में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, बायलैटरल लैंडिंग में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में, सही है। तो 3 साल का वो एक क्यूमुलेटिव मेरा एक एक्सपीरियंस है अस्करी बैंक के साथ, विद अस्करी बैंक, सही है। उसके बाद मेरा इत्तेफाक है वो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में मुझे जॉब ऑफर हुई कॉर्पोरेट फाइनेंस की, और वो एक ऐसी चीज़ थी, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो दैट वाज इन द बैक ऑफ माई माइंड, सही है। कि मैं सोचता था कि अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे मेरे एक टीचर थे फाइनेंस के, तो उन्होंने मुझे इस तरफ थोड़ा सा राग़िब किया था कि ये एक दुनिया है, इसको देखो। और वो तब से जब उन्होंने उस दुनिया को मैंने देखा है
तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की काम करूँ, तो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में Top Line Securities is a brokerage house. It's a brokerage house. It's the leading brokerage house. It's one of the leading, and they have like won a CFA award, number one corporate finance house this year. So it's one of the leading brokerage houses in Pakistan. और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा एक अच्छा एक स्टार्ट मुझे मिला वहाँ पे, एक अच्छा एक्सपोजर मिला। जब मैं वहाँ पे गया तो एक IPO चल रही थी, तो मुझे मौका मिला उसमें अपने कोलीग को असिस्ट करने का। सही है, एज अ जूनियर रिसोर्स डेफिनेटली इट वाज माय फर्स्ट स्टेंट। तो उनको मैंने वहाँ पे करा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रेगुलेशंस, कंप्लाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं, सही है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। फिर तो आप क्लाइंट साइड पर IPO में असिस्ट कर रहे थे, या आप फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स के लिए इसको एनालाइज कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? नहीं, बेसिकली अब आप जब देखें इसके ऊपर हमें ना थोड़ी डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ जो है चाहिए वो किस तरीके से होती है। देखें बहुत सारे ना, मैं समझता हूँ कि आउटसाइडर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के नहीं होते, उनका एक परसेप्शन इंडस्ट्री के बारे में, सही है, तो वो परसेप्शन पार्शियली ठीक हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ उस परसेप्शन को थोड़ा सा और बिल्ड करें। चलिए, तो आप अपने बैकग्राउंड वाली बात पहले उसके बाद सही है, ठीक है, तो उसका परसेप्शन हम बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली उसके बाद आरिफ हबीब में गया मैं, वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई करियर, सही है, लर्नड अ लॉट, बहुत एक्टिविटी थी वहाँ पे, सही है, सुबह से शाम तक रात कब होती थी पता नहीं चलता था, और इसी तरीके से 1.5-2 साल वहाँ पे, मतलब अराउंड 18-20 मंथ्स। वहाँ डिपार्टमेंट कौन सा था? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था। वो करियर मेरा, वो इदारे मैंने बदले हैं, लेकिन मेरा करियर वही रहा है मेरा। बस मैंने इदारों में मतलब एक प्रोग्रेशन को मैंने फोकस करा कि यार एक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आरिफ हबीब का रहा, सही है, डायरेक्ट क्लाइंट साइड, क्लाइंट फेसिंग रोल था वो, सही है, क्लाइंट्स के साथ काम करना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी थे उसके अंदर लोकल क्लाइंट्स भी थे, सही है, और उसके अंदर जो है ना बहुत सारे, मतलब आप समझ लें कि एक तरीके से मैं कहता हूँ जो मेरी फाउंडेशन बिल्ड करी है, जिस पे आज मैं अपना करियर लेके बैठा हूँ, वो आरिफ हबीब से हुई है। उसके मूविंग अलॉन्ग, सही है, फिर जाहिर है पाकिस्तान में बीच में उस टाइम में थोड़ी सी इन्फ्लेशन और इस तरीके की चीज़ें आ गई, तो डेफिनेटली आप फिर सोचते हैं कि फाइनेंशियली वेल ऑफ थोड़ा होना चाहिए बंदे को। तो हबीब बैंक से मुझे एक ऑफ़र आई, तो हबीब बैंक में मतलब अगेन अमेजिंग टीम, वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे मुझे C-suite एग्जीक्यूटिव्स के साथ, सही है, डीलिंग करना, उनके साथ बैठ के बात करना, उनको वो करना, उनको प्रेजेंट करना चीज़, वो एक स्किल ऐसा वहाँ पे मेरा डेवलप हुआ कि जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ज़रूरी स्किल सेट है। अब आजकल मैं एक आप लोग इस कम्युनिटी के साथ ही काम कर रहा हूँ, बट फॉर माई पॉलिसीज डोंट अलाउ मी कि मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे आज बात करूँगा आपसे, वो मेरा एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा और किसी इदारे का कोई व्यू नहीं होगा, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, वो ओपिनियन, वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई गेट इट, ठीक, सही। सो आपकी जो करियर ट्रेजेक्टरी थी, इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आपके एक टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, देन आपने अस्करी से शुरू किया, आपको नज़र आया कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है काम करने के लिए, यू कंटिन्यूड विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। आपने किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी परस्यू किया? डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं कि मुज़म्मिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो आप जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, एक तो होता है आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम लगा रहे हैं, एक आप जो वर्क कर रहे हैं, वो एक ज़रूरी चीज़ है। डेफिनेटली जब इन योर इनिशियल एयर्स ऑफ करियर, वो सबसे ज़्यादा वो आपके लिए बेस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट वो सही है, वो 2-3 साल आप एक एनालिस्ट होते हो, या आप अगर एसोसिएट होते हो, अगर आप एक अकाउंटिंग फर्म की बात करते हो, उसमें एसोसिएट होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक में एनालिस्ट होता है वो, तो 2-3 साल होते हैं, वो सही है, वो रिगरस वर्क है, सही है, जैसे ऑडिट की ट्रेनिंगशिप होती है, एक रिगरस वर्क है, उसी तरीके से देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये आप समझते होंगे डेफिनेटली कि देयर इज़ नो, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये समझते होंगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ, सही है। तो वहाँ पे रिगरस ईयर्स हैं, बट मैं आपको बताऊं कि व्हाट हेल्प मी गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज अ CFA, सही है, वाज अ CFA एग्जाम। आपने CFA परस्यू किया? मैं जब अस्करी बैंक में था और मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर था, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस की करियर बनाना है, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सही है, मैंने एक चीज़ करी हुई है, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो बैचलर्स करे हुए हैं, सही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर बैचलर्स करे हुए हैं, तो व्हाट विल टेक मी टू एन इंटरव्यू, सही है। मैं फिर अगेन मैं इस चीज़ को फिर एम्फेसाइज करूँगा, क्वालिफिकेशन आपको जो है वो सिर्फ इंटरव्यू तक लेके जाएगी, वो इंटरव्यू से आगे जो है आपको एक माइंडसेट और वो सारी चीज़ें लेके जाती हैं कि आप क्या कितना पैशनेट है एक चीज़ के बारे में। तो मुझे क्या चीज़ लेके जाएगी, तो आई अपेयर्ड फॉर CFA लेवल 1 एग्जाम। मैंने बोला कि यार आई शुड टेक दिस, आई शुड गेट मोर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ताकि मैं इंटरव्यूज़ में बैठूँ तो वो जो मेरे से बात कर रहे हो मैं उनको अच्छे से, सही है, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उनको अच्छे से वो कर सकता हूँ, तो मेरे एक सिंथेसिस बने, एक फाइनेंशियल वो बने। तो मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया, मैं उस वक्त अस्करी बैंक में था, और उसके बाद वो पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया वो।
तो बस वही कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई कैन परस्यू। और मीनवाइल जब ये मेरा रिजल्ट आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान वो टॉप लाइन से रीच आउट किया गया कि इस तरीके की जॉब है, आप मिलने आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। दैट गिव मी अ कॉन्फिडेंस। फिर लेवल 2 में गया मैं, ठीक है। तो वो लेवल 2 ऐसा था कि मैं उस वक्त टॉप लाइन पहुंच चुका था। जब मैं लेवल 2 का एग्जाम के लिए रजिस्टर मैंने अस्करी बैंक में किया था, लेकिन जब मैं मेरे एग्जाम की बारी आई तो मैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में आ चुका था। तो अब वहाँ पर थोड़ा रिग्रेस वर्क था, वो फिर प्योर आईबी का वर्क आ गया, वो लेट नाइट्स, सही है, कभी लेट इवनिंग्स, और वो मैं इस पे आऊँगा कि वो एक सिक्लिकल काम है। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज लाइक कि आप हमेशा ही ऐसे ही कर रहे होते हो कि पूरे दिन के 365 डेज आप रात में 1 बजे तक काम नहीं करते। लेकिन वो था। उसके बाद फिर लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पहली टाइम में पास हो गया, सही है। उसके बाद फिर ये हुआ कि करियर में ज़्यादा थोड़ा सा हम फोकस्ड हो गए, तो लेवल 3 को थोड़ा सा बैक बढ़ने पे रख दिया। तो मीनवाइल फिर मैंने अपना मास्टर स्टार्ट कर दिया IBA से। अच्छा जी माशाल्लाह। तो नहीं देखिए, द पॉइंट आई वांट टू एस्टैब्लिश ओवर हियर इज कि वंस आई हैव द करियर आई वाज अर्निंग डिसेंट मनी, सही है, अकॉर्डिंग टू माय पीयर ग्रुप, but that doesn't stop the continuous professional development that was in my mind, because I know that there is a certain level my bachelor's and CFA will take me, but to get to another level there is a master's degree required. So I started off my master's degree, सही है, अब ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है मेरी। तो उसके दौरान मैंने CFA लेवल 3 को थोड़ा सा अपना बैक बर्नर पे रखा। तो अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने का एज सून एज पॉसिबल। तो बस पॉइंट पर मैं दोबारा से उसको रीट्रीट करना चाहूँगा कि जॉब थी, जो चाहिए था वो भी मिल गया था, बट आई डेंट स्टॉप लर्निंग इन न्यू थिंग्स, सही। आई डेंट, देखिए, एक आप जाते हैं ना एक इदारे के अंदर काम करते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, एक तो आपको मिलती है वहाँ से जो टेंजिबल नॉलेज है, जो टेंजिबल आपकी किताब की नॉलेज है, बट उससे बड़ी चीज़ जो है ना वो आपको मिलती है नेटवर्किंग, सही है। मैं किसी पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है इस चीज़ को कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और इट रेजोनेट्स टू मी टू एन एक्सटेंट कि मैं समझता हूँ ज़िंदगी का जो मंत्र है ना वो यही होना चाहिए, सही है, कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये डेफिनेटली वो डेवलप होती चली जाती है, आप बात करते चले जाते हैं, आप लोगों से मिलते चले जाते हैं, आपकी लर्निंग होती चली जाती है। तो मेरे लिए वो सिर्फ एक कंटिन्यूस लर्निंग, सिर्फ एक वो नहीं था कि मुझे एजुकेशन लेनी है, मुझे क्रेडेंशियल्स लेना है। मेरे लिए ये था यार आई विल ट्राई टू बी विद द पीपल जो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी हैं, उनसे नेटवर्क करूँ, उनके साथ वो उनके साथ एक समझ रहे कि उनके साथ एक इंडस्ट्री के नॉलेज को डेवलप करूँ अपनी। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ अल्हम्दुलिल्लाह टू बी कनेक्टेड विद सच पीपल इन द लोकल इंडस्ट्री, जो जिन्होंने बड़ी हेल्प भी करी मुझे टू फॉर्म माई ओपिनियन अबाउट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री एंड टू ब्रिंग मी वेयर आई एम टुडे। सो बिफोर गोइंग ऑन टू द इंडस्ट्री, एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं भी यहाँ पे उसको व्यूअर्स के लिए रिएटरेट करूँगा। बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन में एंटर होने के बाद दे थिंक कि यार अब ये कर लिया है तो अब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो ऑगमेंटेड स्किल्स होते हैं या क्वालिफिकेशंस होती हैं और ज़्यादा आपका पढ़ाई का जो मरहला होता है, अगर वो रहे ना तो वो कहते हैं ना वो पानी रुक जाए तो उसके अंदर जो है वो मैल पैदा हो जाता है, जारी रहे तो वो पाक रहता है, और जारी पानी ही जो है वो पाकीज़गी का जरिया भी बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन इदारों से आप मुंसलिक रहें, एक बेशक एक सीनियर कैलिबर की से, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ रहें, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट है, नए लोगों से मिलना हो रहा है। आई नो कि इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ के MBA प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके प्रोफेशन के लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई डॉक्टर है, मेडिकल इंडस्ट्री से आया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग साइड से आया हुआ है, कोई। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो मेरी IBA की क्लास थी, जब मैंने स्टार्ट करा था, तो उसमें मैं और मेरे अलावा एक और बंदा था जो बिजनेस बैकग्राउंड के लोग थे, सही है, बाकी सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थे। वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फार्मेसी बैकग्राउंड, सही है, वो लोग थे जो मतलब जिनको MBA को एक एज अ एडेड क्रेडेंशियल ऐड करना था। अब आप देखिए उनके साथ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इफ़ यू आर स्टडिंग विद एन इंजीनियर, वो जिस लॉजिकल माइंडसेट से, कैलकुलेशन बेस्ड माइंडसेट से चीज़ों को देखेगा ना, वो एक अलग पर्सपेक्टिव देगा। और आप मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उनका नंबर्स से इतना ज़्यादा शगफ नहीं होता, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है। फार्मास्यूटिकल के लोग एक अलग तरीके से सोचेंगे। तो इससे आपको मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टीपल व्यूज़, थोड़ा आपके अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट होती है टू एक्सेप्ट द डिफरेंसिएशन कि और लोग कुछ अलग सोच सकते हैं। मतलब आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है, कि ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये किसी भी करियर के लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, सिर्फ क्लाइंट फेसिंग रोल्स के लिए नहीं, ये किसी भी करियर के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं आता हूँ आपके ओरिजिनल जो आपका सवाल था कि कंटिन्यूस एजुकेशन चलती रहना चाहिए। देखिए इस चीज़ के दो एस्पेक्ट्स मैं समझता हूँ कि हैं। एक एस्पेक्ट तो है कि आप ये क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अपने पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सही है,
अच्छा मैं पहले इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, हम उस तरीके से इसमें बात कर लेते हैं। नॉन फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ये मैं यही नहीं कहता कि आप जो है एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन जाके सीक आउट करें, सही है, करें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कोई है, आप बिजी ज़्यादा हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ना करें। बट क्वालिफिकेशंस के अलावा जो है ना स्किल सेट, सही है, ये आपको डेवलप होता रहना चाहिए। जिसमें हम रैपिडली दुनिया चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से रैपिडली दुनिया पूरी चेंज हो रही है, सही है, हमें उसके साथ साथ उस फ्लो में चलना पड़ेगा, वरना होगा ये कि हम नोकिया बन जाएंगे, हम कोडैक बन जाएंगे कैमरास के, सही है, क्योंकि हम सही एक्सेल आता है हमें, अच्छी बात है, और एक्सेल के आगे की टेक्नोलॉजीज़ हैं, सही है, पाइथन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, सही है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर रहे होते हैं उससे, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको कंटिन्यूसली डेवलप करनी पड़ेंगी कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, सही है, और मुझे किस तरीके से डेवलप करनी है। अगर आप रुक गए एक जगह पे, यू विल बी अनदर बूमर, और करियर आपका उसी तरीके से चल रहा होगा, आप बैलेंस करते रहो बैलेंस शीट को, और यही इसी तरीके से आपका करियर खत्म हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू बी एट अ प्लेस वेयर यू वांट टू बी, you need to keep yourself abreast with the latest technologies, latest trends in the market। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात है कि आप लेकर आए इसको, और ये बड़ा हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ पे खास फोकस करें, इस चीज़ के ऊपर। हाँ, वंस दे डन विद वन क्वालिफिकेशन, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बेशक कोई कोर्स हो सकता है, कोई भी शॉर्ट हैंड कोर्स हो सकता है, कोई स्किल सेट हो सकता है, कोई पावर वीआई आजकल एक बड़ा एक स्किल है जो बड़ी एन हुई हुई है, सही है, एक पाइथन की स्किल है, एक बड़ी आजकल एन हुई हुई है। बट देखिए, इस चीज़ को इस तरीके से ना सोचें आपको एम्प्लॉयबल बनना है, सही है, आपको एम्प्लॉयबल बनने के लिए ये सब नहीं करना है। ये आपने करना है कि आप एक सर्टेन स्किल सेट डेवलप करें अपना। जब वो सर्टेन स्किल सेट में आप अच्छे हो जाएंगे, एक टाइम गुजार लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप उन लोगों को एम्प्लॉय कर रहे होंगे। तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि अपने लिए सीखें, अपने लिए डेवलप करें, लीडरशिप रोल्स सही है, क्योंकि देखें हर एक मैं मिड साइज इदारे की अगर बात करता हूँ ना, उस मिड साइज इदारे के अंदर ना कोई 4 से 5 हज़ार बंदा काम कर रहे हैं, सही है, और उसमें आपके लेवल से नीचे भी लोग होंगे। मतलब लेवल से नीचे से मेरा मतलब है कि आप एंट्री लेवल पर हो तो एक ब्लू कॉलर स्टाफ भी आपका पूरा होगा, एक आपके सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी आपसे ऊपर भी होंगे, मैनेजरल और मिड लेवल मैनेजरल स्टाफ भी होगा। शॉर्ट कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, सही, आपको उन 4-5 हज़ार लोगों से कम्पीट करना है, सही है। उन 4-5 हज़ार लोगों से कम्पीट करने का तरीका ये नहीं है कि आप एक रिंग के अंदर उतर जाएँ और एक रॉयल रंबल स्टार्ट हो जाए, एक दूसरे को जो जिसके में ज़्यादा ताकत है वो जीतेगा। नहीं, आज की ताकत दिमाग है, सही है, जो आज की जो जंग है वो दिमाग की जंग है, वो हथियार की और ताकत की जंग नहीं है। तो फिर अगर आपको वो चीज़ कंपेटिटिव होना है तो आपने कोई एक एक्स फैक्टर लेकर आना है अपनी प्रोफाइल के अंदर, वरना यू आर अनदर पर्सन इन 5000 पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ट्रीट यू स्पेशल, सही है। तो उसके लिए आप एक कंटिन्यूस जर्नी को डेवलप रखें, सही। अगर आप क्रेडेंशियल्स कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, जैसे कि ACCA हो गया, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, सही है, CFA हो गया, दीज आर समथिंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, सही है। तो ये आपको हमेशा डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू लैंड एन इंटरव्यू, सही है। लेकिन वो आपको इंटरव्यू तो दिला देंगे, बट वो इंटरव्यू से वो ऑफर लेटर तक आपको आपकी स्किल्स लेके रहेंगे, तो वो स्किल्स आप डेवलप कर लें इंटरव्यू में बैठने से पहले। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आएंगे इस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस पूरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के वर्ल्ड के अंदर। एक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हम सुनते हैं, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी हम सुनते हैं, ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग की एडवाइजरी हम सुनते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, IPOs हैं, IPOs के अंदर फिर कहा जाता है ये बाय साइड की ट्रांजैक्शन है, ये सेल साइड का एनालिसिस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैपिटल मार्केट्स हैं। अब हमारे स्टूडेंट को ये रूट बहुत अच्छे से पता है कि यार अगर मैंने मिसाल के तौर पे ऑडिट कर लिया, ऑडिट में ट्रेनिशिप कर ली 2 साल 2.5 साल, तो उसने उस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होते हैं, IFRS देखा होता है, टैक्सेशन देखा होता है, उसे पता होता है कि यार मैं अकाउंटिंग की एडवाइजरी में जा सकता हूँ, मैं इंटरनल ऑडिट रिस्क एडवाइजरी में जा सकता हूँ, मैं जो है वो मैनेजरियल एडवाइजरी में जा सकता हूँ, फॉर दैट मैटर अगर कोई कंसल्टिंग फर्म वो ऑप्शन देती है, इसी तरह से वो टैक्सेशन वगैरह की तरफ जा सकते हैं। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ कंसल्टिंग। बट ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स वाली साइड होती है, इसके कोर्सेज तो हैं, बिल्कुल ठीक है, इसके कोर्सेज हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, स्टूडेंट्स को समझ आता है, दे नो व्हाट्स कैपिटल बजटिंग, दे नो व्हाट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लेकिन ये सब सरफेस लेवल के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है। इसको एज करियर पाथ चूज करने के लिए इस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, इसका स्कोप,
क्या चीज़ इसके अंदर आती है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। किताबें बहुत हैं, लिखा हुआ बहुत कुछ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में 10 साल लगा दिए हैं। बिल्कुल सही। 9-10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है एक इंडस्ट्री के क्रक्स को समझने के लिए और एसेंस को समझने के लिए। तो पहले तो हम इस इंडस्ट्री की एसेंस पर बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज़, ताकि अगर किसी कोई मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। उन्हें समझ आ जाए कि इंडस्ट्री काम किस तरह करती है। बिल्कुल ठीक। एंड देन विल टॉक अबाउट द स्कोप इट हैज़, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ से, जो आपका पहला सेंटेंस था कि ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, M&A, सही है, कैपिटल मार्केट, IPO, इसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। सही है, वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं, और वो इस तरीके से होता है कि हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड हुई हुई है 3 हिस्सों में। एक तो आपकी आ जाती है जो ये ट्रांजैक्शन एडवाइजरी M&A की साइड है। सही है। अच्छा, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। सही है। दूसरी साइड आपकी आती है कैपिटल मार्केट्स की। सही है। कैपिटल मार्केट्स में IPOs वगैरह जो होते हैं आपके, या डेट रेज करना होता है आपको मार्केट को, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या वर्क स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है। और तीसरी आपकी बाई साइड आती है। बाई साइड में आपकी प्राइवेट इक्विटी आ जाती है, आपके बैंक्स आ जाते हैं। अच्छा, बाई साइड का मतलब मैं एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सेल साइड और बाई साइड को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेल साइड और बाई साइड जो है ना, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो M&A की डील के अंदर है उसी में बाई साइड सेल साइड है। सही है। ये एक कैपिटल मार्केट की डील में भी हो सकती है, ये प्राइवेट इक्विटी की भी इसमें हो सकती है। सही है। तो बाई साइड का क्या मतलब है? बाई साइड का मतलब है समवन हैविंग एम्पल लिक्विडिटी टू डिप्लॉय ऑन एसेट्स। सही है। The one who can invest. The one who can invest. बहुत सही आसान है। अल्फाज। या वो अब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर भी हो सकता है। सही है। वो डेट के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो इक्विटी के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट वो आता पूरा बाई साइड के अंदर है। वो जो पूरी क्लासिफिकेशन है बाई साइड के अंदर आता है। बाई साइड के अंदर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सेल साइड की। सेल साइड कौन लोग हैं? सेल साइड वो लोग हैं जो एक कंपनी को जाके एडवाइस करते हैं। सही है, कि उनको प्रिपेयर करते हैं कि एक मार्केटेबल ट्रांजैक्शन बनाने के लिए। अच्छा, फिर अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि इट कुड सेल साइड कुड आइदर बी प्राइवेट इक्विटी, कुड आइदर बी इन्वेस्टमेंट बैंक। सही है, जो M&A को मार्केट कर रहा है। इट कुड आइदर बी द कैपिटल मार्केट साइड। सही है। जो कैपिटल मार्केट्स में जो IPOs कर रहे हैं उसकी भी सेल साइड है, वो सेल साइड एडवाइजरी है। आप बेसिकली कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप एक पब्लिक मार्केट से जाके किस तरीके से फंड रेजिंग कर सकते हैं। यानी बाई साइड एंड सेल साइड इज मोर सो दैट हु आर यू वर्किंग फॉर। यस, वो जो काम है इटसेल्फ वो मल्टीपल एवेन्यूज में हो सकता है। बहुत सारी स्ट्रीम्स ओवरलैपिंग होती हैं। There are certain level of subjectivity. There is certain level of a perspective when you're working for the buy side and the sell side. वो जो different है, but skill set more or less similar है। और जो work streams हैं वो भी overlapping है। ठीक है। अब हम उन 3 बाइफिकेशंस हाँ, अब 3 बाइफिकेशंस पे आते हैं कि सबसे पहले तो जो एक बिग 4 अकाउंटेंसी फर्म जो काम करती हैं, उसको हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन एडवाइजरी कहते हैं उसको, इन ब्रॉड टर्म्स। सही है। उस ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर बेसिकली होता यह है कि आप उसके अंदर 2-3 चीज़ें आप बेसिकली एडवाइस कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को। एक तो आप बाय साइड सेल साइड M&A कर रहे होते हैं। दूसरा आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग्स और रीऑर्गेनाइजेशन, सही है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स वो बता रहे होते हैं उनको। सही है। और तीसरी साइड आपकी जो है ना वो आ जाती है ड्यू डिलिजेंस की, जो अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस होती है। ड्यू डिलिजेंस को हम रखते हैं एक ब्रॉड टर्म के अंदर। हम ड्यू डिलिजेंस को फर्दर बाइफिकेट करेंगे कि किस किस तरीके की ड्यू डिलिजेंस होती है। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं सेल साइड से। सही है। तो अब सेल साइड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि सेल साइड, अभी मैं बात करूंगा लोकल पर्सपेक्टिव की कि हमारे लोकल इंडस्ट्री किस तरीके से डिवाइड हुई है। तो सेल साइड पे मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस लाइक RFB, AKD सिक्योरिटीज़, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। तो मोस्टली ये लोग होते हैं। सही है। बट देयर आर सर्टेन अदर इंडिपेंडेंट फर्म्स जो स्टॉक ब्रोकरेज नहीं कर रही होती, बट वो ये एडवाइजरी सेल साइड की कर रही होती हैं। मतलब वो मैंडेट्स देती हैं। सही है। वो जाती हैं, वो मार्केट करती हैं कंपनीज़ को और बाई साइड से कर रही होती हैं। बट देयर आर सर्टेन कंपनीज जिसको आप NBFC भी कह सकते हैं, कुछ NBFCs भी होती हैं, कुछ आपके और एडवाइजरी फर्म्स भी होती हैं। तो मोस्टली ब्रॉडली क्लासीफाई वो ब्रोकरेज हाउसेस में हो रही होती है सेल साइड। सही है। अच्छा, कुछ बैंक्स हैं जो अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने सेल साइड भी करना। कुछ लीडिंग बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं पाकिस्तान के, जो सेल साइड इक्विटी की भी एडवाइजरी कर रहे हैं, डेट की भी एडवाइजरी कर रहे हैं। डेट की तो पहले से थोड़ी बहुत कर रहे थे वो, लेकिन अब बहुत एक्टिविटी बढ़ गई है। सही है। तो जब इनिशियली मैं आपको बताऊँ, अगर 3-4 साल पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ये जितनी भी डेट की सेल साइड की ट्रांजैक्शंस होती थी, ये भी ब्रोकरेज हाउसेस में जारी होती थी, और स्पेसिफिकली एक ब्रोकरेज हाउस के पास जारी होती थी। अब जो है वो ऐसा नहीं है। अब बैंक्स ने भी अपनी टीम्स बनाना शुरू करी हैं। सही है। पहले प्रीवियसली बैंक्स वर ओनली ऑन द बाई साइड। सही है। वो फंड्स इन्वेस्ट करते थे। तो अब उन्होंने फिर एडवाइजरी टीम्स अपनी डेवलप करी है, एक स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करा है जिसके थ्रू वो इक्विटी को, डेट को, सेल साइड की सर्विस भी देना चाहते हैं।
ठीक है, ये हमारी सेल साइड हो गया। बाई साइड की अगर हम बात करते हैं, बाई साइड की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इनका अपना इक्विटी का एक बड़ा उनके पोर्टफोलियो, पास कैपिटल होता है डिप्लॉय करने के लिए, तो देर की एनालाइजिंग के कहाँ पैसे लगाने चाहिए। एग्जैक्टली सही है। तो जैसे हमने बात पहले कर चुके हैं कि बाई साइड इज विद द लिक्विडिटी, सेल साइड इज वन हु इज एडवाइजिंग द सेलर्स फॉर द सेलर्स, सही है। तो उसमें प्राइवेट इक्विटी भी आ जाती है। प्राइवेट इक्विटी पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई सीन नहीं है। लैक्सन एक अच्छा काम कर रहा है बड़ा यहाँ पे पाकिस्तान में, लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स, और भी हैं कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो बैंक्स आ जाते हैं मेनली, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, आपके पेंशन फंड्स, ये आ जाते हैं आपकी बाई साइड के ऊपर जिनके पास लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। अब हम आते हैं, अब इसमें आते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी बात को रिपीट करके समराइज करूँगा। सो सबसे पहले हमने बात की कि एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का एंगल है। जो आपकी बिग 4 फर्म्स हैं उनके पास नॉर्मली इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन पे एडवाइस कर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे किसी कंपनी को किसी और कंपनी को ख़रीदना है तो वो शायद एक अप्रोप्रिएट वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे, उस बिजनेस केस को गालिबन एनालाइज करके आपको बताते हैं। वो उसमें देखिए होता है ये, मैं आपको बताऊं, बेसिक वर्क स्ट्रीम सिर्फ बिजनेस को वैल्यूएशन नहीं होती है, उसके अंदर वो पूरी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड टू एंड होती है। एंड टू एंड होती है, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं आपको उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसका प्रोसेस होता है, ये ओरिजिनेट होती है एक ट्रांजैक्शन, एक सेल साइड अपनी ट्रांजैक्शन को ओरिजिनेट करता है, वो ले जाके मार्केट करता है बाई साइड इन्वेस्टर्स को, सही है। तो बाई साइड इन्वेस्टर्स में जिसका इंटरेस्ट होता है, सही है, फिर वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अच्छा, अब कहाँ पे अकाउंटिंग फर्म आती है, मैं आपको वो भी उसको प्रोसेस फ्लो में करता हूँ, सही है, कि आपका ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट होती है। ड्यू डिलिजेंस कितने तरीके की होती है? ड्यू डिलिजेंस होती है 3 तरीके की। एक तो आपकी होती है टैक्स की ड्यू डिलिजेंस, के कोई टैक्स आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ खड़ी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो हिडन हो अकाउंट्स के अंदर। एक उसकी होती है, एक अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस होती है। वो देख रहे होते हैं कि कोई एडजस्टिंग एंट्री की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, सही है, इन द रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स जिस पे आप वैल्यूएशन अपनी क्लोज कर रहे हैं, उन अकाउंट्स में कोई आपको एडजस्टिंग एंट्री वगैरह तो नहीं करनी है, आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको एनालाइज करना है, जिसको आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, सही है, क्लासीफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर। वो करते ही हुए हैं कि वो भी, उस पर भी मैं आता हूँ जब हम वर्क स्ट्रीम्स की बात करेंगे कि वो करते ही क्यों हैं। एक दफ़ा वो ड्यू डिलिजेंस होती है, सही है। अब जब ड्यू डिलिजेंस होती है तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है ना, एक अकाउंटिंग फर्म का यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। अगर तो उनके पास सेल साइड एडवाइजरी नहीं है, अगर वो बायर सर्च नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इनका बड़ा एक रोल आता है कि क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है उनके पास, उनके क्रेडेंशियल, उनका सर्टिफिकेट, इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स रिस्पेक्टेबल, सही है। तो वहाँ पर अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस में आपकी एक अकाउंटिंग फर्म आती है, आप उसको हायर करते हैं एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, सही है, आप उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद ट्रांजैक्शन हो गए, उन्होंने आपकी बाय साइड ने आपकी एक वैल्यू असर्टेन कर ली, सही है, और ड्यू डिलिजेंस में जो एडजस्टमेंट्स बताई गई हैं वो एडजस्टमेंट्स कर ली, सही है। अच्छा, अब वो फाइनल वैल्यू नहीं जिस पर ट्रांजैक्शन होगी, वो एक रेफरेंस पॉइंट है कि अगर इफ़ यू गो बाय द बुक, सही है, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, सही है, दिस इज़ द वैल्यू दैट वी थिंक इट इज़, सही है। उसके बाद फिर वो क्लोज हुई ट्रांजैक्शन, पे पोस्ट क्लोजर होते हैं। तो अगर मैं आपकी बात को समराइज़ करना चाहूँ उस चीज़ को कि यस, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में बिग 4 होती है, बट वहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस की भी एडवाइजरी कर रही होती है, वो सेल साइड, वो कुछ अकाउंट, कुछ ट्रांजैक्शंस के अंदर वो दे आर एक्टिंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक एज वेल। समझ में ये आ रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उन्हें ऐसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो उनको ये बताएं कि कहाँ इस कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ट्रांजैक्शंस इस तरह की होती हैं कि मिसाल कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है कि इन 2 कंपनीज का मर्जर होने जा रहा है। अब वहाँ बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ लीगल वर्क भी है, वहाँ कंप्लाइंसेस भी हैं, वहाँ नंबर्स का चेक करना जिसको ड्यू डिलिजेंस नॉर्मली कहते हैं वो भी है, जी जी, फिर वैल्यू डिटरमिन करना, शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह कंपनीज आपस में रिलेटेड होंगी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारा भी मौजूद है। डेफिनेटली जी। ये जो प्रोफेशन के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में होते हैं या मिसाल के तौर पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में होते हैं, दे डिटरमिन द राइट वैल्यूज़, द राइट प्रोसेस, द राइट स्ट्रक्चर कि किस तरीके से इस पूरी चीज़ को लेके चलना चाहिए। अगर वो बाय साइड पर यानी उन कंपनीज में जिन्हें कैपिटल डिप्लॉय करना है तो वो सही जगह आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। और अगर वो इस तरह की किसी बिग 4 फर्म का पार्ट है या फॉर दैट मैटर किसी एनबीएफसी का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंडस्ट्री का पार्ट है, तो उनका काम होगा कि वो सही तरीके से इस प्रोसेस को मीडिएट कर सकें, राइट वैल्यूज पर ट्रांजैक्शन को क्लोज करवा सकें। बिल्कुल ठीक है, तो क्लाइंट फेसिंग रोल भी हो गया और एनालिसिस वाला पार्ट भी हो गया। अब देखिए ये जो है ना, आपके करियर के डिफरेंट लेवल्स में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जब स्टार्ट करेंगे, आपके करियर के डिफरेंट लेवल्स में ना आपको डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, सही है, और उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करते हैं आप। जब आप अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर के अंदर होते हैं,
ठीक है, तो उस वक्त आपके जो एनालिटिकल काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब यू स्टार्ट एज एन एनालिस्ट, सॉरी आपकी बात हाँ, कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री से थोड़ा सा वेरी करता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंक में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एक एनालिस्ट से आपकी नौकरी स्टार्ट होती है, आपकी जॉब स्टार्ट होती है, सही है। उसके बाद अगर आप बिग 4 में आ जाएं, बिग 4 में एसोसिएट का जो रोल होता है वो एक एंट्री लेवल रोल है, एंट्री लेवल रोल है, ठीक है। तो वो एंट्री लेवल के ऊपर शुरू के 2-3 साल इट्स अ रिगरस एनालिटिकल वर्क, सही है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके पास ये एज है फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ देयर करियर, उनके पास एक एज है क्योंकि वो अकाउंटिंग समझते हैं, सही है। वो 3 स्टेटमेंट की आपस की फंक्शनिंग समझते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को कैसे स्ट्रक्चर हो रही है कंपनी, उसका क्या इम्पैक्ट है, सही है, आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर, आपकी वैल्यूएशन के ऊपर, उस चीज़ को समझते हैं बेटर देन बिजनेस ग्रेजुएट, सही है। वो उन शुरू के 3 साल में उनके पास एज है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आप करियर में अपने एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट का अपने एक करियर पूरा करते हैं, फिर आप एसोसिएट बनते हैं। तो एसोसिएट का रोल बेसिकली ये होता है, एसोसिएट इज़ अ लाइजन बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ योर फर्म एंड द क्लाइंट, सही है। तो क्लाइंट मैनेजमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ पर आपकी जो ह्यूमन स्किल्स हैं, जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, सही है, आपको वो रिक्वायर्ड होती हैं। आपको एक मेटिकुलस एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल आपको रिक्वायर्ड होती है, यानी मैनेजरियल पार्ट वहाँ शुरू हो जाता है, वहाँ मैनेजमेंट वाला काम आप एसोसिएट, एक इन्वेस्टमेंट बैंक का एसोसिएट होता है ना, वो आप समझ लें कि वो एक बिग 4 फर्म का मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बीच का ग्रेड या मैनेजर का ग्रेड आप समझ लें कि होता है वो। एक्सीलेंट, ठीक है। तो अगर उसको हम आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो होता है उसमें ये कि एसोसिएट जो होता है उसका रोल ये होता है कि उसको ट्रांजैक्शन पूरी एग्जीक्यूट करनी होती है, सही है। जब मैंडेट एक दफ़ा आ चुका है, एनालिटिकल वर्क हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब उसका काम क्या है? उसका काम है कोऑर्डिनेशन, उसका काम है अपने साथ जितनी रिसोर्सेज काम करिए उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सही है। उसका ये काम है कि वो एक ब्रिज है एक क्लाइंट और सीनियर मैनेजमेंट के बीच के अंदर, ही इज़ द फेस ऑफ द फर्म, सही है, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स उसके बाद एक सीनियर होता है, सही है, जो मतलब हाई लेवल के ऊपर उस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, बट एसोसिएट मैनेजर लेवल एट द फर्म, एसोसिएट लेवल एट द इन्वेस्टमेंट बैंक इज समवेयर वेयर यू नीड अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, सही है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर मैं बताऊँगा पे CS को यहाँ पे भी एज है, क्योंकि जब CS का जो कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पढ़ के आते हैं वो कंपनी लॉ वगैरह सब पढ़ के आ रहे होते हैं, सही है। तो उनकी एक लॉ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि यार हमें लॉ को अगर पढ़ना है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि दे हैव बीन टॉट, दे हैव बीन ट्रेन फॉर दैट। वहाँ पर भी एक उनको एज मिल जाती है जब ये एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट लेवल के ऊपर आ रहे होते हैं। फिर आप VP लेवल पे जा रहे होते हैं, VP डायरेक्टर, VP लेवल आप समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक में होता है, डायरेक्टर लेवल जो होता है वो आपका फर्म के अंदर होता है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सेम हाँ, क्वालिफिकेशन, सेम मतलब सेम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सही है। वो होता है 10, 12, 14 साल आप VP के उस रोल के ऊपर होता है, ठीक है। तो उनका रोल इट्स मोर स्क्यूड टुवर्ड्स द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सही है। एक कैसे कि आपने एक पूरा रिलेशनशिप, जो आप एक ट्रांजैक्शन लेकर आए हैं उसको कैसे रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना है, सही है। और रेवेन्यू की जिम्मेदारी है उनकी, सही है, कि जो आपकी फर्म रेवेन्यू बना रही है उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की, उनके टारगेट्स हैं उसके ऊपर। तो एट एवरी लेवल ऑफ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर यू नीड टू ऐड सम स्किल्स टू मूव अहेड, otherwise you stay stuck in that rut, right? If you can be a good associate, a manager, you will be always be a manager, सही है, regardless आप कितना भी टाइम गुजार लें। if you don't do business development, सही है, you're not going to go to a director level or partner level, सही है। तो इसको इस तरीके से अगर हम इसको समराइज करें कि फिर अगेन हम उस पॉइंट को अपने रीइटरेट करेंगे, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है दैट इज एसेंशियल फॉर अ करियर। ये जो शुरू के 3 साल हैं इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ, एंड लेट्स हैव अ डीप डाइव इनटू इट। ये शुरू के 3 साल हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप एक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे कोई मर्जर या एक्विजिशन की कोई ट्रांजैक्शन है, या कहीं पर कोई लोन दिया जा रहा है, कहीं पे कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, यू आर एनालाइजिंग दैट पार्ट। बिल्कुल ठीक है। आई कम्प्लीटली गेट इट कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको बिजनेस के कंपोनेंट्स नंबर वाइज पता होते हैं कि कहाँ से क्या आउटपुट आएगा, स्टेटमेंट्स की कनेक्टिविटी पता होती है। और फिर जैसे जैसे वो अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं, दे हैव टू एंटर इनटू बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स, वहाँ पे क्लाइंट के साथ लाइसेंस करना, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स। लेकिन यहाँ पर एक जो छोटी सी चीज़ है, उस पर काम करना ज़रूरी है, वो गालिबन बिजनेस एक्यूमेन है, कि जब आप उस ट्रांजेक्शन के अंदर इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये ज़रूरी है समझना कि उस ट्रांजेक्शन का एसेंस क्या है, किस पार्टी को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, और कहाँ विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ अ बिजनेस पर से, ठीक है, तो वो बहुत आसान तरीका, आपने कैश फ्लोज को प्लॉट किया, आपने उसकी डिस्काउंटिंग की वैल्यू निकाली, बट आर दोज कैश फ्लोज मेकिंग सेंस और नॉट? उसके अंदर एक्यूमेन है नहीं है? थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करें कि ये कैसा स्किल सेट है और ये किस तरह डेवलप होता है। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुजम्मिल, एंड वन ऑफ द पॉइंट्स आई थिंक व्हिच इज लैकिंग,
सही है कि जो हमारी नई ब्रीड ऑफ एनालिस्ट आ रही है, जो नए क्लास ऑफ एनालिस्ट आ रही है हमारी, सही है, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी लैकिंग है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, मैं ये इस बात को थोड़ा सा रीफ्रेस करूँगा, ये हर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल को सीखना ज़रूरी है। इसके बगैर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल नहीं है। सही है, सही है। वो एक बेसिक देखें, वैल्यू डिटरमिन करना और उसकी ड्यू डिलिजेंस की फाइंडिंग्स वगैरह निकालना, उसकी एडजस्टमेंट्स करना, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। जैसे कि आपने खुद भी एक्सप्लेन किया इस बात को कि बेसिक आपने जो IFRS के हिसाब से अपने पूरे 5 साल के प्रोजेक्शन सही से बना लिया आपने, सही है, वो ठीक है, बना लिया आपने, ठीक है, वेल एंड गुड, बट उसके अंदर सर्टेन लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। सर्टेन लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप फाइनेंस की थ्योरीज को चैलेंज करना शुरू कर देंगे। आप वो अपनी वैल्यूएशन वैसे ही करेंगे जैसे आपको फाइनेंस का एक थ्योरी बता रही है, आपको एक फॉर्मूला बता रहा है, आप वैसे ही करेंगे, बट जो नंबर्स उस फॉर्मूले के अंदर फीड हो रहे हैं ना, दैट रिक्वायर्ड सब्जेक्टिविटी। वो सब्जेक्टिविटी आती कैसे है? सही है, बिजनेस स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, उसके वो किसी चीज़ का स्पेशलाइज्ड उसके पास नॉलेज नहीं होती। ओवर द पीरियड ऑफ 4 years जब वो अपनी बिजनेस की डिग्री पूरी कर रहा होता है, तो वो सर्टन थ्योरी पढ़ता है, उसके ऊपर केसेस पढ़ता है कि वो किस तरीके से अप्लाई हुए केसेस और क्या वे आउट है, उसकी क्या लर्निंग है उस चीज़ की। तो बिजनेस अक्यूमेन, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ये कि समझना कि एक बिज़नेस फंक्शन कैसे करता है। सही है, बिज़नेस फंक्शन कैसे करता है, बच्चा तो बड़ी आसान सी बात है कि वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो जाके बेच देता है, उससे रेवेन्यू आ जाता है, उस प्रोडक्ट बनाने में उसकी कोई कॉस्ट लग रही है, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, फिर उसको पूरा अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बेयर करनी है। ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी सिंपल, सही है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। सही है, so I've been fortunate enough to work in very डाइवर्स काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल्स के अंदर भी काम करा है मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर काफ़ी काम करा है, मैंने अब बैंकिंग के अंदर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो हर एक इंडस्ट्री का जो है ना, हर एक इंडस्ट्री का एक अलग अक्यूमेन है। सो ये हर एक इंडस्ट्री एक मतलब, क्योंकि उसको देखिए, एट द एंड ऑफ द डे द ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे विच मेक सेंस टू द बाय साइड, अदरवाइज what's the point of structuring the transaction? बायर खरीदेगा ही नहीं, वो agree नहीं करेगा उसके ऊपर। You can make anything in your head, Muzammil, you can make anything in your head, सही है, लेकिन but it doesn't prove anything to the buy side, right? You need to listen to them, what they want, सही है। कुछ होते हैं बाई साइड के इन्वेस्टर्स विच आर वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, उनके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बड़ा ज़रूरी होता है, तो यू नीड टू बिल्ड दोज थिंग्स इनटू योर ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। तो कहने का मकसद सारा, अब जो इस बात को अगर मैं इन अ नटशेल इस बात को मैं अगर करूँ, तो ये बात इसको इस तरीके से हम लोग रखना चाहेंगे कि वो जो कमर्शियल अक्यूमेन है, जिस तरीके से एक बिजनेस ग्रेजुएट सीख रहा है, वो एक केस स्टडी से सीख रहा है, वो पढ़ के सीख रहा है, सही है। तो वो रिसोर्सेज, सही है, आपको ईजिली है ऑनलाइन अवेलेबल है, सही है। आप जाइए, आप यूट्यूब पे इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, सही है, यूट्यूब के ऊपर आप जाइए, उन बिजनेस केसेस को वो तोड़ेंगे, वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम से, हाउ वी सजेस्टेड द सोल्यूशन, सही है, उसके क्या आउटकम्स हुए और क्यों बताए थे क्या। तो वो एक आपकी एक इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होती है कि यार अब मैं इस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ सर्विस करने के लिए, तो मेरी एक पहले से मैं पीछे जाऊँ, थोड़े इंडस्ट्री के नंबर्स पढ़ के जाऊँ। मैं इंडस्ट्री के नंबर से पहुँच उस वक्त सकता हूँ जब मैं उस इंडस्ट्री को समझता हूँ, सही है, मैं उस बिज़नेस को समझता हूँ, सही है। बैंकिंग का बिजनेस ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी सिंपल कि भाई डिपॉजिटर से पैसा लेना है और उसको एडवांस करना है या इन्वेस्टमेंट में डालना है, सही है। उसके पीछे 10 किस्म की रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, उसके पीछे 10 किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपको रेगुलेटरी, सही है, जिसके ऊपर आपको अपने मॉडल में इन चीज़ों को बिल्ड करना पड़ता है कि यार वो चीज़ें मेरी मीट हो रही हों, जो मेरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं प्रोजेक्शन दे रहा हूँ। तो जब तक आपको वो इंडस्ट्री नहीं समझ आएगी, आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर आपने करना है कि आप लिंक्डइन पे अपने एक एक्टिव मेंबर बन जाएं, सही है। आप उन पेजेस को फॉलो करें जिस इंडस्ट्री में आप करियर बनाना चाहते हैं, सही है। नोबडी वांट्स कि यार आप आ रहे हो और एक ट्यूशन सेंटर में तो नहीं आ रहे हो, आप एक इदारे में काम करने आ रहे हो और आप उस इदारे में आके बोल रहे हो कि आपको पता है उस इदारे का काम है कि वो ऑयल एंड गैस की एडवाइजरी करता है, वो आपसे पूछता है कि यार आप क्या समझते हो ऑयल एंड गैस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त, सही है, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या, ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं बताऊँ कि आजकल की दुनिया में वो कहते हैं ना, ढूंढने से खुदा मिल जाता है। मेरे ख्याल से अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आपको बस यू जस्ट नीड टू बी पैशनेट अबाउट दिस। अब मुजम्मिल, ये करियर जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, 2 साल के लिए शायद कोई इसमें चल जाए, लेकिन ये वो करियर नहीं है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए एक डिपार्टमेंट के अंदर बैलेंस शीट का एक हेड मैनेज कर रहा है, सही है। दिस इज़ अ करियर विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, सही है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, सही है। तो इस करियर के लिए आपको पैशनेट होना बड़ा ज़रूरी है, सही है।
इस करियर के लिए आपको पैशनेट होना ज़रूरी है, तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप इसलिए आए कि यार नौकरी नहीं है, सही है, और मुझे नौकरी लग जाएगी, मैं कुछ सीख लूँगा यहाँ पे, CV पे एक अच्छा नाम आ जाएगा मेरे, सही है, इसलिए आए, तो मेरे ख्याल से करियर में इतना ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे आप। मैंने देखे है, मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स ने स्टार्ट करा था, बहुत सारे दे लेफ्ट आउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो कहीं और इधर उधर की जगह पे चले गए, कुछ कंटिन्यू करते रहे, और उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस था, वो डिफरेंस ये था कि जो कंटिन्यू करते रहे वो पैशनेट लोग थे, उनको मज़ा आता रहा वो काम करने में, वो समझने में। जब आप किसी चीज़ के बारे में मुज़म्मिल जब पैशनेट होते हैं ना, तो उस वक्त फिर आप उसकी जो आपकी पूरा अक्यूमेंट होता है ना, उसको डेवलप करते हैं उसके बारे में। तो हमारी मार्केट में क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, PSX की वेबसाइट है, खोलें, उसमें नोटिस आ रहे होते हैं, सो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाले नोटिस पढ़ें एवरीडे, आपको पता होना चाहिए क्या अक्यूमेंट चल रहा है आपका। मेरा पहला इंटरव्यू जब हुआ था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द CEO वाज दैट कि व्हाट इज़ द रीसेंट एक्टिविटी इन द मार्केट, सही है। तो मैं आपसे ये बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही जस्ट वांटेड टू सी इफ़ आई एम पैशनेट और इफ़ आई एम जस्ट हियर फॉर अ जॉब फॉर मनी, सही है। तो मुझे शौक था इन चीज़ों का, मैं खुद भी एक अपना क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी नहीं, मैं एक्टिवली इन्वेस्ट करता था अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से, मैं एक्टिवली स्टॉक मार्केट को फॉलो करता था, तो मुझे पता थी चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक बड़ी अच्छी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कंपनीज, अगर आप बिफोर यू गो सेट इन द इंटरव्यू, इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, या यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री राइट नाउ, सही है, एंड यू नो व्हाट इज़ योर रोल इन इंडस्ट्री, और उसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा है कि आपको जाने से पहले पता हो कि मेरा रोल क्या है। ठीक है, तो ये इन सारी बातों को आप लगता ये है कि मुश्किल है, लेकिन आप अगर दिन के अंदर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट एक न्यूज़लेटर या लिंक्डइन पे एक किसी अच्छे बड़े बंदे का, किसी अकॉम्प्लिश बंदे का पोस्ट पढ़ लेते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में रख लेते हैं और वो आप रिटेन कर जाते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई आपकी जीत नहीं है। 15-20 मिनट आधा घंटा सबके पास होता है, कोई भी। अगर मैं कंपेरेटिव एनालिसिस करूँ तो देखें, एक रोल है रिपोर्टिंग का, जहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये क्लैरिटी होती है कि यार मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी मेक श्योर करनी है। बिल्कुल ठीक है। एक रोल होता है पार्टनरिंग का, वहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये क्लियर होता है कि यार मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना है और एफिशिएंसीज ड्राइव करनी है। इसी तरीके से टैक्सेशन के अंदर वो क्लाइंट के लिए बेहतर से बेहतर आउटकम निकालते हैं कि टैक्स सेव हो सके। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी या बाय साइड के अंदर आपका मोटिव ये होता है कि जो कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है या जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल के आए। ठीक है, अच्छा। उसके लिए इंडस्ट्री की नॉलेज जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या नॉलेज है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका एनालिसिस पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। आप चीज़ों को सोचें, रिसर्च करें, समझें। जितनी आपकी चीज़ों को लेकर समझ क्रिस्टलाइज्ड होगी, सोच क्लियर होगी, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा, आपको नॉलेज होगी, नोहा होगी, उतना अच्छा आप एनालिसिस कर पाएंगे, उतने अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात। बाकी जो अग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंप्लायंसेस वाला पार्ट है, वो बहरहाल टेक्निकल है, वो पढ़ के किया जा सकता है। वो मैं आपको बताऊं, एग्रीमेंट्स भी जो है ना, एग्रीमेंट्स भी पर से इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स रोल। एग्जैक्टली, दे हैव एन इनपुट, सही है, कि व्हाट एवर हैज बीन एग्रीड बिटवीन द पार्टीज should be made part of these agreements. They have a role, सही है, रिप्रेजेंटेशन वारंटी सारी आ गई हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को रखना चाहते हैं इसके अंदर, वो आ गए हैं नहीं आ गए, सही है, उनका रोल होता है, बट वो लीड कर रही होती है, वो लीगल टीम ज़्यादा लीड कर रही होती है, तो शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है आपका, ऐसे ही। ठीक है। तो फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट के इंडस्ट्री को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये समझ लिया कि इसका रेवेन्यू कैसे ड्राइव होता है, इसका कॉस्ट कैसे ड्राइव होता है, उसमें क्या लेटेस्ट रेगुलेटरी अपडेट आ रही है। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ तो मैं अच्छी या बुरी तो नहीं बोल सकता उसको, बट अभी पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक डेवलपमेंट ये हो रही है कि IFRS 9 की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। सही है, जो पहले प्रोविजनिंग होती थी, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ये, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाला ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अब पाकिस्तान में अब मैंडेटरी करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ चेंज दैट इज कमिंग इन। अब आप अकाउंटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको पता है IFRS है क्या। ये तो एक तो आप IFRS आपकी एक तरीके से ना, बाइबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरीके से ना आपकी गो टू बुक होनी चाहिए। सही है कि आपको जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। सही है, दिस इज व्हाट मेक्स यू एन अकाउंटेंट, दिस इज व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, राइट। अग्रीड। ठीक है, तो अब एक वो ट्रांजिशन बैंकिंग के अंदर चल रही है, आप जा रहे हो, आप बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में एडवाइजरी करनी है, आपसे वो बैठ के पूछते हैं कि IFRS 9 क्या है, आपको नहीं पता वो IFRS 9 क्या है, वो किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, यू आर आउट। ये जो नंबर पंचिंग है ना मुजम्मिल, ये आजकल इतने सॉफ्टवेयर्स भी आप आ चुके हैं कि आपसे उनको हेडलाइन नंबर्स दो, वो पूरा मॉडल आपको बना के दे देते हैं। वी डोंट नीड प्रोफेशनल्स हु कैन मेक फाइनेंशियल मॉडल्स, येस वी डू नीड देम,
to a certain level. Investment banking, if it's 100% of work streams, More on the acumen side, more on the essence correct, of the correct. transaction. You get the gist, right? yeah. So it should be more, you know, personalized. सही है, वो जो मॉडल, वो जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हो ना, पर्सनलाइज होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि वैल्यू तो आपने डिटरमिन कर ली, जैसे कि आपने मुझे बताया, आपने भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि आपने 5 साल की प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करा और उस पर DCF लगा के डिस्काउंटेड थियोरेटिकली आपने करेक्ट वैल्यूएशन कर दिया आपने, वो एक जगह पे हो गई, सही है, लेकिन एक तो सबसे पहली बात है उस पर ट्रांजैक्शन कंसुमेट नहीं होगी, वो रेफरेंस प्राइस है, वो रेफरेंस प्राइस है, वो बाय साइड पे होगी, जो बायर जिस पे वो एग्री जो कर रहा है। एडजस्टमेंट्स होती हैं ड्यू डिलिजेंस की, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट उसके अंदर वो चीज़ उतारना कि जैसे ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर बन गया है, ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर बन गया, ये कन्वर्टेबल डेट होगा, सही, उस वैल्यूएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, उसके कैश फ्लोज डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब आप अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से जाके उसको वैल्यू कर दोगे और ले जाके क्लाइंट को दिखा दोगे, क्लाइंट को समझ होगी तो वो थ्रेश कर देगा आपको, सही है, ये ऐसे नहीं, इसका सेंस नहीं बनता। तो उस अंडरस्टैंडिंग को आपने लेकर आना। अच्छा, मैं एक चीज़ इसके अंदर मेंशन करना भूल गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के अंदर पावर पॉइंट स्किल्स का भी बड़ा होना ज़रूरी है, सही है, क्योंकि शुरू के 3 साल आपका काम ही ये होगा फाइनेंशियल मॉडल बनाना, एक पिच डेक बनाना, एक प्रपोजल बनाना ऑन पावर पॉइंट, सही है। तो इन चीज़ों के ये जो स्किल सेट है, ये मतलब स्टार्टर पैक है आपका, इसके बगैर एंट्री नहीं है अंदर, सही है। और सारा दिन आप दिन के अगर आपके 10 घंटे काम के हैं या 8 घंटे काम के हैं, तो उसमें आप 7 घंटे ये काम कर रहे होंगे, सही है। तो आपको ये स्किल्स भी साथ साथ डेवलप करती रहनी पड़ेंगी। एक बहुत क्रूशियल मैटर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं, जो बहुत यूजुअली मुझे सवाल मिलता है। देखिए, ऑडिट से बंदे ने ट्रेनिंगशिप हासिल की, आर्टिकल्स अपनी पूरी की, अब स्टूडेंट्स 2 तरह के माइंडसेट में होते हैं। वही कहते हैं कि यार हमने अब्रॉड भी जाना है, लेकिन हमने एडवाइजरी साइड पे भी जाना है, ठीक है, ये 2 ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है। अब अगर वो मिसाल के तौर पे ऑडिट के थ्रू मूव करते हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ जाके उस फर्म के अंदर देखना पड़ता है कि वो एडवाइजरी साइड पे मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सही। इवन मेरा खुद का सऊदी का एक्सपीरियंस है, मैं KPMG में तकरीबन 1 साल रहा, तो हम जिस फ्लोर पे थे उससे बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की टीम बैठती थी, जो मुस्तकिल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना, उसके ऊपर काम कर रही थी, दैट वाज आल्सो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, ठीक है। खैर, तो स्टूडेंट वहाँ पर गया, यानी क्वालिफाइड प्रोफेशनल वहाँ पर गया, वहाँ जाकर उन्होंने एडवाइजरी में स्विच कर लिया, दिस इज़ वन अप्रोच। ठीक है। द अदर अप्रोच इज़ कि उन्होंने यहीं पे डील्स या ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में या M&As में शिफ्ट किया, काम सीखा और फिर वो पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जिस तरीके से आज एडवाइजरी पाकिस्तान में मूव करती है, जिस तरीके से काम किया जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी वैसे ही हैं, या हम पर से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हैं चीज़ों में? एक सवाल। दूसरा, अगर किसी को ये ट्रेजेक्ट्री पूरी करनी है तो उसके लिए बेहतर क्या होगा? वो पहले यहाँ डिपार्टमेंट में 2 साल लगा के फिर अब्रॉड मूव करने की बात करे, या वो पहले अब्रॉड मूव हो जाए ऑडिट के थ्रू और फिर वहाँ जाके एडवाइजरी में मूव करने की बात सोचे? अब एक चीज़ मैं आपको पहले बड़ी क्लियर कर दूं कि ये 2 करियर जो है ना बिल्कुल अनरिलेटेड है, सही है। ऑडिट का करियर बिल्कुल अनरिलेटेड, एडवाइजरी का बिल्कुल अनरिलेटेड करियर है। हाँ, पार्ट ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव टेकन इनटू ऑडिट थोड़े काम आ जाते हैं वहाँ पे, काम आते हैं। हाँ, अच्छा, अब ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर एक डिवीजन होता है ड्यू डिलिजेंस का, अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस का, सही है। वहाँ तो आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हो स्किल्स को, ईजियर टू गेट इन, सही है, ईजियर टू गेट इन। कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब आप बात करते हैं, जो आप ये प्योर जो आप M&As की बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग्स की बातें कर रहे हैं, जब प्योर कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उसके अंदर एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि आप क्वालिफाइड अच्छे नहीं हो या आप जो दूसरा बंदा अंदर बैठा वो आपसे बेहतर है, नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये मार्केट है थोड़ी छोटी, तो रिसोर्सेज जो लोगों की जो जॉब्स होती हैं वो भी हैं कम, जो बैठे हुए वो बैठे हुए, सही है, वो पुराने बैठे हुए। अच्छा, पिछले 2 साल 3 साल के अंदर बहुत सारी चीज़, मैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि करियर पाथ क्या होना चाहिए, लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर जैसे कि ऑफिशियल नंबर्स भी आपको करेंगे कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत हुआ है, ह्यूमन कैपिटल बहुत हुआ है पाकिस्तान से, सही है। तो आई हैव सीन पीपल, सही है, वर्किंग फॉर बिग 4 फर्म्स बैक इन हियर इन पाकिस्तान, सही है, वर्किंग इन बिग 4 फर्म्स इन सऊदी, इन UAE, सही है, इन इंग्लैंड, सही है। तो वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो लोग गए हैं फ्लाइट। तो उससे क्या हुआ, उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो है ना एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, सही है, कि नीचे वाली जो जितनी भी वो आपकी एनालिटिकल एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट वाली लेयर थी, सही है, दे आर गेटिंग ए जॉब अब्रॉड, सही है, और वो निकल रहे। तो यहाँ पे एक वैक्यूम आ गया, तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। बताने का मकसद आपको ये है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने देखा है ओवर माई करियर, कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के जो अक्यूमेंट है ना कम लोगों के पास है, सही है।
और आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट कि क्यों नहीं है, बट मेरे हिसाब से इट्स लाइक 101। आपको आईबी करनी है, आपको एडवाइजरी करनी है, ये तो स्किल है जिसके बगैर आप कर नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो वो कमी है, तो उस गैप को उसको ब्रिज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी वेल प्लेस्ड, सही है, उस गैप को लेने के लिए। बट वो 3 साल तो गुजार लेंगे वो मॉडलिंग करके, लेकिन उन 3 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी है जो आगे जाके एक करियर करें। अच्छा, अब थोड़ी उसकी बात करते हैं हम कि पाकिस्तान में कैसा करियर है। पाकिस्तान में मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान में भी एंटर होना थोड़ा मुश्किल है। इट टुक मी गुड 2 years टू गेट एन एंट्री, सही है। बट अब आजकल थोड़ा सा आसान है घुसना, लेकिन घुसने के लिए आपने सबसे पहले करना है, आप उस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपने एक तो जैसे मेरी बात हुई कि रेगुलेटरी सारी आपको पता हो चीज़ें, क्या अपडेट सारी इंडस्ट्री के अंदर, आप जहाँ पे जा रहे हो काम करने के लिए आपको पता हो किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री में क्या अपडेट्स चलती हैं, और ये बेसिक फाइनेंशियल मॉडल और पावर पॉइंट का स्किल्स होना चाहिए आपके पास, सही है। अगर ये नहीं है, ये दिस इज द फर्स्ट चेक दैट वी पुट ऑन वेल वी आर हायरिंग पीपल, सही है। अभी बैंक में मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ, सही है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनकी हायरिंग में एड करने में, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उनका मैं ही होता था, तो उनको फ़िल्टर आउट करने में तो मेरा बेसिक क्राइटेरिया यही होता था कि ये 3-4 बेसिक स्किल्स हैं, सही है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टीच यू जैसे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ है, बट डोंट एक्सपेक्ट अस कि यार आके आपको पावर पॉइंट सिखाएंगे, या हम आपको एक्सेल सिखाएंगे, या हम आपको एक बेसिक 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना सिखाएंगे। दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड व्हाइल यू आर कमिंग टू वर्क फॉर अस, सही है। सही है, टेकिंग मनी फ्रॉम अस, सही है, एंड यू लर्निंग फ्रॉम अस, दैट्स नॉट द थिंग। You come us, you give your input, we'll give our input, your work will be refined, your skills will be refined, सही है। but don't expect us कि यार कि कोई एक एसोसिएट, एक मैनेजर, एक वीपी बैठ के एक न्यू कमर को बैठ के बता रहा हो गया पावर पॉइंट के ऊपर एक सर्टन चीज़ कैसे करता है, ये नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको मैं बताऊँ कि मैंने जो देखा है पाकिस्तान से जो बाहर लोग मूव हुए हैं बिग 4 फर्म से या किसी इन्वेस्टमेंट बैंक से, तो वो अपने करियर के थोड़े से मिड पॉइंट पे हुए जहाँ उनकी वैल्यू बनी है, सही है। आप एसोसिएट जाके अभी भी लग सकते हो, आप ईवाई में चले जाओ सऊदीया में, आप PwC में चले जाओ, आप KPMG में चले जाओ, आप डेलाइट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप लग सकते हो, सही है। एसोसिएट वो आप एंट्री लेवल जॉब ले सकते हो, बट आप जब यहाँ से थोड़ा मिड लेवल में जाते हो ना, देन यू गेट पेड वेरी वेल, सही है। नो बडी वॉन्ट्स देखें, अगर मैं बात करता हूँ GCC की मार्केट की, GCC के अंदर इस वक्त बड़ी नेशनलाइजेशन चल रही, सही है। तो वो अच्छा करते क्या है, वो लोग वो मिड लेवल पे लेकर आते हैं बाहर से प्रोफेशनल्स, और एंट्री लेवल पे अपने प्रोफेशनल्स रखते हैं ताकि उनकी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, एंड सम डे दे विल टेक ओवर। मिड लेवल इज द राइट एरिया, राइट एरिया अकॉर्डिंग इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग इट्स इट गो बाय माय ओपिनियन, इट्स योर ओपिनियन कि पहले थोड़ा टाइम इनको स्पेंड करना चाहिए इस तरह के करियर पाथ पे। 1-2 साल 3 साल हो गए, वो मिड लेवल जर्नी पर आ गए, तो वहाँ एक बेहतर तरीका होता है मूव होने का। बिल्कुल ही एक अनरिलेटेड प्रोफेशन से अगर उन्हें एडवाइजरी की तरफ मूव करना है तो पहले पाकिस्तान में मूव कर जाएं, कुछ टाइम काम कर लें, एक मिड लेवल पर पहुंच जाएं, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर। मिड लेवल से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप 5-6 साल लगाएं, मतलब 2-3 साल बेसिक स्किल्स आपके पास आ जाता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे बाहर, सही है। देखें अब वहाँ पे हो रही है नेशनलाइजेशन, सही है। तो आप एटलीस्ट अगर आप एंट्री लेवल में जा रहे हैं ना, तो फिर आप वहाँ के नेशनल से कम्पीट कर रहे हैं, सही है। अब तो जॉब्स जो एडवर्टाइज हो रही होती हैं उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है नेशनल्स ओनली। आप देख लेंगे कितनी जॉब्स एंट्री लेवल की एडवर्टाइज हो रही है, कितनी नेशनल्स के लिए, कितनी नॉन नेशनल्स के लिए। आप लोग अपनी रिसर्च करें, आप देखें उसमें कि क्या ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। तो अगर आप एंट्री लेवल में जा रहे हैं तो मे बी आपको कोई 8-9 हज़ार दिरहम, 8-9 हज़ार रियाल, 7 हज़ार रियाल दे देंगे आपको। बट आप अगर 3-4 साल लगा के असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे जाते हैं तो आप एक डिसेंट सैलरी के ऊपर जा सकते हैं वहाँ पे, सही है। एक डिसेंट सैलरी के ऊपर जा सकते हैं, फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा जो होगा। जाहिर है वहाँ पे आपको बैठ के पाकिस्तानी एक सीनियर प्रोफेशनल, आपको अगर आपका एक लोकल प्रोफेशनल उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के पूरा एक आपको गाइडेंस करे, तो डेफिनेटली दोज आर बिजियर मार्केट्स, सही है। तो डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो आपको बेबी सेट करेंगे, सही है। किसी के पास इतना आजकल टाइम नहीं है कि उसको बेबी सेट करें, अनलेस उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे ये भी निकल सकता है कि जो आपका 3-4 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, अगर उसका कुछ पोर्शन इन डिपार्टमेंट्स में गुजार लिया जाए, ठीक है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में, डील्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इफ द फर्म ऑफर्स दैट, जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर गुजार लिया जाए तो द स्टूडेंट कैन असेस कि ये मेरे लिए है या नहीं, एम आई द राइट फिट फॉर द प्रोफेशन और नॉट। अगर उन्हें समझ आता है कि हाँ ये प्रोफेशन हमारे लिए है, ये डिपार्टमेंट हमारे लिए, हमारा वो एनालिटिकल माइंड है, हम चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ जो है वो अपील करती है,
तो फिर शायद वो अपना रिमेनिंग पीरियड ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट्स में गुजारें, तो टेक्निकली 1 से 2 साल वाली जो जर्नी है शुरू वाली वो कवर अप हो जाएगी. व्हेन दे आर डन विद देयर ट्रेनिंग पीरियड, व्हेन दे आर डन विद देयर क्वालिफिकेशन, उसके बाद मे बी वो मिड लेवल तक पहुंच चुके होंगे, असिस्टेंट मैनेजर का लेवल होगा, सीनियर मैनेजर का लेवल 2-2.5 साल बाद होगा. देन दे कैन थिंक यहाँ चलो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहिए. अभी अगर वो आर्टिकल्स कंप्लीट करके बिल्कुल ही वहाँ पर मूव कर गए फौरी, तो वो वहाँ की ग्रेजुएट से कम्पीट कर रहे होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स वहाँ के नेशनल से जी नेशनल से कम्पीट करेंगे जो फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी होगा. और प्रेफरेंस है. हाँ, और इदारों को और ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पे टैक्स ब्रेक्स हैं. नेशनलाइजेशन करने पे ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, उनके लिए इंसेंटिव है उसको हायर करना मिड जूनियर लेवल के ऊपर. देखें, बात सारी है कि एक होता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं. सो फिगर आउट करता है बंदा, मतलब पढ़ाई के दौरान में नहीं कर रहा होता, बट एज ही ग्रोज अप उसको पता होता है कि यार पब्लिक स्पीकिंग इज माय स्किल, सही है, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, सही है. तो अपने जो भी आपका पैकेज है ना, जो स्किल्स का पैकेज है, सही है, जस्ट ट्राई टू रैप इट अप इन अ वे कि दैट इज सेलेबल. सही है. विदाउट एक्सपीरियंस आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को हटा दें. आप विदाउट एक्सपीरियंस किसी की यूएई जीसीसी की मार्केट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, सही है, तो वहाँ पे किसी को आपकी क्रेडेंशियल से कोई मतलब नहीं है. दे वैल्यू एक्सपीरियंस एंड इट्स नॉट लाइक दैट टुडे, इट वाज लाइक दैट 30 years ago, इट विल बी लाइक दिस 30 years ahead. सही है कि आपने जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल सेट है, वो डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ हो कि भाई मुझे ये चीज़ आती है जो जॉब रिक्वायर कर रही है, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है. तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा देखिए, बिग 4 फर्म एक बहुत अच्छी जगह है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए. सही है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको कोर मॉडलिंग मिलती है वहाँ पे. सही है. बाई साइड फर्म्स मॉडल नहीं बनाती स्क्रैच से, उनकी एडजस्टमेंट्स होती हैं. सेल साइड के पास भी मोस्टली कंपनी से आता है, वो अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं. बट लेकिन बाई साइड की जो फर्म होती है, सॉरी आपकी जो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की जो फर्म होती है, ये इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट योर करियर विद. और जैसे कि आपने कहा, आई एम श्योर कि ICAP के अंदर इतने काबिल, इतने एक्सपीरियंस लोग, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को सोच सकते हैं. बट इट्स अ ग्रेट आइडिया. मतलब आप अगर 3.5 साल एक बंदे से ऑडिट कराते हो ना, तो उसका जो है ना, वो परसेप्शन बिल्ड ही अकाउंटेंट वाला हो जाता है. वो उस फाइनेंशियल मॉडल को, उस अकाउंट्स को ना, वो ऑडिटर के परस्पेक्टिव से ही देख सकता है. अगर आप उसको रोटेट करते हैं, आप उसको टैक्सी कंसल्टेंसी दिखाते हैं, आप उसको डील एडवाइजरी दिखाते हैं, आप उसको डील एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, बाहर होता है, यहाँ नहीं है, लेकिन डील एग्जीक्यूशन आप दिखाते हैं उसको, तो उसको पता होता है कि यार क्या क्या करना है. शॉर्ट स्टिंट वो उसको देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से. इफ यू कैन गेट इनटू बिग फोर्स, नथिंग लाइक इट. सही है. आप तो इफ यू कैन गेट स्टार्ट योर करियर फ्रॉम देयर, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले जाके जो 4-5 साल अपनी फर्म के अंदर, जो 3-3.5 साल ट्रेनिंगशिप है, फिर 1-1.5-2 साल जो है जिस प्रोफेशन के अंदर वो अपना आगे करियर लेके चलना चाहता है, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस ले. अब एक और एंगल के ऊपर आते हैं. सो अब एक और एंगल को यहाँ पे जो है वो कवर करते हैं. सो फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हमारी कैपिटल मार्केट्स छोटी हैं, रिलेटिवली जो कैपिटलाइजेशन USD बेस निकलती है वो बहुत कम होती है. मिड साइज़ कंपनी एक US की उससे ज़्यादा जो है वो कैपिटलाइजेशन होती है उनकी. वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अमाउंट डॉलर टर्म्स में कम हो जाता है. फिर जो M&A की डील्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जिस तरीके की चीज़ें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो रही होती हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान की मार्केट चूँकि छोटी है, चीज़ें उसके अंदर कम है, तो थोड़ा लिमिटेड एंगल होता है. डू यू थिंक कि आई वुड रादर हैव योर ओपिनियन कि आप पाकिस्तानी मार्केट को किस तरह देखते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ करियर्स, और इनका कंपैरिजन ग्लोबल मार्केट्स के साथ, फिर वहाँ जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ जिस तरीके से शायद मॉडलिंग की जाती होगी, लाइसेंस किया जाता होगा, बिजनेस डेवलपमेंट की जाती होगी, स्किल सेट होगा, उसका कितना डिस्टेंस आपको लगता है, या हाउ डू यू सी दैट बेसिकली? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या एक ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, इसकी बात हम करते हैं. तो जैसे कि आपने कहा, जैसे पाकिस्तान बाकी चीज़ों में दुनिया से थोड़ा सा पीछे है, वैसे इस इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली पीछे. ठीक है. तो लेकिन डेवलपमेंट हो रही है डेफिनेटली. देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जब हम ऑन पार होंगे. बट आप इस चीज़ पे कोर फोकस ये ना करें कि यार पाकिस्तान को मैं कैसे रेप्लिकेट करूँगा बाहर, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग दुनिया में हर जगह एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक प्रोग्राम के ऊपर वैसे ही होगी. सही है. IFRS का जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो दुनिया में हर जगह वैसे ही एप्लीकेबल होगा. सही है. पावर पॉइंट की स्किल्स आपको पूरी दुनिया में वही चाहिए होंगी. तो जब आप यहाँ करियर स्टार्ट करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं ना, तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे ये लोग लाके खड़ा कर देते हैं, आपकी फर्म आपको लाके खड़ा कर देती है कि जहाँ से आप ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं. वो बेसिक स्किल्स आप डेवलप करके, वो सारी जगह. डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में.
सही है। ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम में, नंबर्स में वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेंस पूरा लगेगा, नंबर्स अलग मैं पाकिस्तान की मार्केट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पाकिस्तान की मार्केट ना साइकिल्स में चलती है, सही है। पाकिस्तान, मुझे 10 साल हो गए और इस 10 साल के अंदर ना मैंने दोनों साइकिल्स देख लिए, एक बूम साइकिल भी देख चुका हूँ और बस साइकिल भी देख चुका हूँ, ठीक है। तो बूम साइकिल के अंदर तो एक्टिविटी ज़बरदस्त, सही है। सेल साइड वेरी एक्टिव क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सही है। तो दे वांट टू डाइवर्स्ट अ पार्ट और इंटायरिटी, सही है, कि वो बेचना, जिनको ऑफलोड करना है वो उस मार्केट में करते हैं, तो एक्टिविटी बहुत होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं कोई 2021 में, 2020 में, 2021 में मैं RFB लिमिटेड में था, सही है। तो वहाँ पर उस साल में कोई 8-9 IPO हुए थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। एंड दैट वाज द हाईएस्ट दैट हैपेंड इन अ ईयर ऑफ IPOs, सही है, in 75 years of the history of Pakistan, सही है। तो I was fortunate enough to be part of 3-4 IPOs that happened। एक तो मैं खुद डायरेक्टली लीड कर रहा था उसमें, सही है। एक मैं 2-3 उसके साथ कोऑर्डिनेशन में मेरे साथ कोलीग्स थे उनके साथ कर रहा था मैं। I was fortunate enough। तो वो साइकिल्स में चलता है। वो 2021 का पॉकेट बंद हुआ, सही है, और आज तक मेरे ख्याल से 2 IPOs में 3 साल हो गए, सही है। तो वो पॉकेट्स बंद हो गए। ये हो गया आपकी कैपिटल मार्केट्स की साइड। डेट तो चलता रहता है, डेट इज समथिंग दैट गोज ऑन, सही है। क्योंकि ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में डेट की मार्केट और इक्विटी की मार्केट में वैसे ही एक 1:10 का एक स्प्लिट है कि रेशियो है कि अगर 1 ट्रिलियन की उसकी मार्केट है, डेट की मार्केट है, तो फिर आपकी कोई तकरीबन जो है वो 10 बिलियन की या 100 बिलियन की आपकी जो है वो है इक्विटी की मार्केट है, सही है। तो वो एक रेशियो चलता है। तो डेट की एक्टिविटी चलती रहती है, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा चर्निंग नहीं है, वहाँ इतनी फीस आप नहीं कमा सकते। इट्स अ रिलेटिवली ईजी ट्रांजैक्शन टू एग्जीक्यूट, सही है, इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम एन M&A और इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। अच्छा, अब उसकी हम बात करते हैं कि ये क्यों, मतलब क्या जो गैप्स हैं वो किस तरीके से फिल हो सकते हैं। वो गैप्स किस तरीके से फिल हो सकते हैं, हम ऑन पार आ सकते हैं। हमें अपने बेसिक चीज़ें सीखनी है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा फाइनेंशियल मॉडल को हमने बनाना कैसे, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, हम एक पिच डेक को कैसे बनाएंगे, सही है। हमें सारे फंक्शंस पावर पॉइंट के समझ में आने चाहिए, और हमारी इंडस्ट्री करती क्या है, और जिसमें क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें आपने 3 साल में डेवलप कर ली। नाउ यू आर रेडी टू ऑफशूट, सही। आप अब इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो गए हो कि आप जाके किसी इंटरव्यूअर के पास बैठते हो, तो आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हो, यार मैंने इस ट्रांजैक्शन पे मॉडल बनाया था, सही है, उस ट्रांजैक्शन में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सही है। एज अ फ्रेशी यू माइट बी एबल टू गेट अ जॉब एंड आई होप यू डू, सही है। लेकिन आई हैव नॉट सीन दिस इन माई करियर कि ऐसा हुआ हो। 2-3 साल वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दे अप्रोच यू, दे टॉक टू यू, बट डेफिनेटली आपको एक मूव भी जो है ना वो सोच समझ के लेना चाहिए बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हैं जो आपके कहते हैं ना कि डेड स्टॉप्स हैं, कि आप चले तो गए हो बाहर, आप सऊदीया में, दुबई में चले तो गए हो, लेकिन वो डेड स्टॉप्स हैं, उसके आगे कुछ नहीं है आपके, जिस फर्म से आगे कुछ नहीं है आपके लिए। तो सोच समझ के इसको करियर को प्लान करना चाहिए। और किसी से ही बात कर रहे हो तो आप जब अपनी कोई स्किल को डिफाइन कर रहे हो तो उसके पीछे आपके पास एक एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्किल होनी चाहिए, सही। अदरवाइज इट्स जस्ट टॉक फॉर मी एटलीस्ट, सही है, कि आप बात करो, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, कर सकते हो, ठीक है, करा है तुमने, कभी करा है तो मुझे दिखाओ क्या करा है तुमने, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें कहाँ स्किल में तुम्हें रेट करता हूँ, सही है। तो बाहर निकलने के आजकल बहुत लोगों को एक ना एक क्रेज़ हो गया है, और लोगों को भी होगा, लेकिन होता ये है कि मैं आज बैठ के 9-10 साल गुजारने के बाद आज मैं बैठ के किसी से बात करके अपनी 4-5 ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल, 10 ट्रांजैक्शंस की, 20 ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल दे सकता हूँ। बट अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जा रहे हो किसी से बात करने के लिए, so he's just taking a leap of faith, and then you're competing with the nationals, so yeah, you're competing with the graduates that are coming from foreign universities, so yeah, so see where you stand over there, try apply करें jobs को, देखें कोई interview land होता है नहीं होता, ठीक है, तो वो it's a process। so यहाँ पे बात अब इस तरीके से समझ में आती है कि someone who is interested in this area, सबसे पहले तो वो अपनी ट्रेनिंगशिप में कोशिश करे कि उन्हें एक्सपोजर मिल जाए। मिसालें वो नहीं है इस तरह की फर्म में जहाँ ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं, इवन फर्म तो वो फर्म ट्राई करेंगे, फर्म के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि उनके पास अच्छी रिसोर्सेज हैं, सही है, डील्स के अंदर, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, ये फर्म्स भी उनकी हेल्प करें टू ट्राई टू गेट देम एन एक्सपोजर ऑफ दिस साइड ऑफ थिंग्स। ऑलराइट। सो वो अगर मिसाल के तौर पे किसी फर्म को ज्वाइन कर सकें या अपनी ट्रेनिंगशिप के दौरान इस तरह की कोई चीज़ कर सके तो वो सबसे बेहतर होता है। उसके बाद दे शुड स्टे, वो 2-3 ट्रांजेक्शन से गुजरें, उन्हें वो ट्रांजेक्शन्स को समझने का सेंस, किस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है, कैसे उसको मॉडल आउट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ट्रांजेक्शन को क्लोज किया जाता है, उन एस्पेक्ट्स को देखे, उस जर्नी को देखे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट द स्टूडेंट शुड डिटर्मिन
कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी इसको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल, यू नीड टू डेफिनेटली। बी वेरी रेलिवेंट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्रीज, कैसे बिजनेसेस काम कर रहे हैं, किस तरीके से कैपिटल मार्केट्स ऑपरेट कर रही हैं, किस इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट आ रही है, और एक ट्रांजैक्शन बायर के लिए सेलर के लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे फ्रूटफुल है, क्या वैल्यू निकल के आ रही है, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्लियर तो नहीं हो सकती 3 सालों में। हाँ, लेकिन एक आइडिया अच्छा होना चाहिए कि किस तरीके से हो रही है। इतनी एक वाइड दुनिया है मुजम्मिल के ईच क्लाइंट, ईच इंडस्ट्री, ईच कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो एंड दिस इज व्हाट एक्साइट्स मी अबाउट दिस करियर, राइट? सही है, हर इंडस्ट्री अलग है। 3-4 महीने एक ट्रांजैक्शन पे लगाते हो, सही है, वो करते हो, 4 महीने के बाद 5 महीने में आपको ट्रांजैक्शन मिलती है। टोटली अनरिलेटेड इंडस्ट्री, टोटली अनरिलेटेड क्लाइंट। अगर आपका पहला क्लाइंट कराची का है, दूसरा क्लाइंट लाहौर का होगा, सही है, वहाँ यहाँ डिफरेंट बिजनेस डायनेमिक्स कराची के बिजनेसमैन के डिफरेंट है, पंजाब के बिजनेसमैन के बिजनेस डायनेमिक्स डिफरेंट है। तो जैसे कि आपने बात करी बायर के लिए क्या है, सेलर के लिए क्या है, तो बहुत सारे बायर्स ना इसको देखें, इसको M&A इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, सही है। M&A में सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, सही है। M&A के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब अगर कोई बायर है, उसको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, उसके लिए एक अलग सिनर्जी है उस ट्रांजैक्शन में। एक बायर है, वो सेम इंडस्ट्री में दोनों ऑपरेट करते हैं, वो अपने कंपेटिटर को एक्वायर कर रहा है, उसके लिए तो मतलब वो बोलते हैं कि स्काई इज द लिमिट, दिला दो बस मुझे, सही है। मेरा कंपटीशन खत्म हो जाएंगे, कंपटीशन नहीं, मार्केट शेयर बढ़ेगा ना। मार्केट को कंसोलिडेट कर लिया। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी होती हैं ओवर द इयर्स, उनको कंसोलिडेट होना पड़ता है तो उनकी फिक्स कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक ही प्लेयर फिर एग्जिस्ट कर पाता है। अभी अगर आज की मैं बात करूं आपको, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर देखें, ये चीज़ हो रही है कि पहले हमारे पास 5-6-7 प्लेयर्स थे, वो एक जोंग आया, एक टेलीनॉर अलग था, यूफोन अलग था, वारिद अलग था, जैद अलग था। अच्छा, अब उसके साथ एसोसिएटेड है आपकी एक लाइसेंसिंग फ़ी जो आपको पीटीए को देनी है, और वो है डॉलराइज्ड, सही है, वो है डॉलराइज्ड। आज से 3 साल पहले उसकी रुपए में कोई और वैल्यू बनती थी। आज जब रुपया जो है आपका तकरीबन 100% से डिप्रिशिएट कर चुका है, डबल वैल्यू हो गई है उसकी, आज उसकी कुछ और वैल्यू बनती है। तो क्या वो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रही? जितने सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको क्या करना है, उनको फिक्स कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन करानी है, सही है, दे मर्ज टुगेदर। जैसे मोबिलिंक वारिद का वो जैज बन गया, अभी 10 का चल रहा है, सही है, एक 10 का चल रहा है, जो जितनी डिटेल्स आपके पास पब्लिक में है वो हैं, वो एक 10 का चल रहा है, सही है। तो ये इस चीज़ को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उसकी मोटिवेशन क्या है उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। वो कंज्यूमेंट उस वक्त होगी जब आपको उसकी मोटिवेशन पता होगी। अगर आप अपनी तरफ से एक चीज़ बना के लेके जाते हो और वो उसके दिमाग में एक और आइडिया इस ट्रांजैक्शन को लेके, सही, तो आप शायद, या तो फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि आप एसेट को अंडर प्राइस कर रहे हो या आप ओवर प्राइस कर रहे हो। यानी एक तो है उसकी मैथमेटिकल साइंस जो सब जगह सेम तरीके से चलती है, लेकिन वो कैश फ्लोज के पीछे स्टोरी क्या है, मोटिव क्या है, उस इंडस्ट्री का मकसद क्या है, क्यों ये ट्रांजेक्शन होने जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। कमर्शियल एक्यूमेन बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। ऐसा ही शख्स इस बात में एक्सेल कर पाएगा जिसके अंदर उस काम को करने की वो जुस्तजू या क्यूरोसिटी हो। अगर क्यूरोसिटी किसी के अंदर नहीं है, हाँ, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ऐसी इंडस्ट्री है, सिर्फ पैशनेट बंदा यहाँ ग्रो कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ट्राई करके देखें करियर के अंदर, 2 साल में आप फॉर्न आउट होंगे, सही है, और आप छोड़ के किसी स्ट्रेटजी में कहीं जाके कहीं बैठे होंगे आप, सही है। ये उन लोगों के लिए है जो राइट अमाउंट ऑफ टाइम पुट इन कर सकते हैं, राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी फैमिली गैदरिंग्स, आपको ईद, त्यौहार, वीकेंड, सही है। अगर आप इस तरीके के आदमी है कि आपको भाई एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सही है, विच आई डोंट से इट्स रॉन्ग, सही है, बट दिस इज नॉट फॉर यू। अनदर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट, सही है, which is आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी देयर इज द कम्युनिकेशन स्किल, सही है। मैंने देखा है बहुत दफ़ा कि दे आर एक्सेलेंट अकाउंटेंट्स, सही है, एक्सेलेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल। एंड बाय कम्युनिकेशन आई डोंट मीन कि यार अच्छी अंग्रेज़ी बोल दे, सही है, या बड़े अच्छा एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोल रहा है वो, या बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा है वो, सही है। तो बाय कम्युनिकेशन आई डोंट मीन दैट। बाय कम्युनिकेशन आई मीन कि आपका जो मैसेज है ना वो राइटली पुट अक्रॉस हो, सही है। दिस इज़ वेयर आई सी आप अपनी बात समझ सकें, समझा सकें, सामने वाले की बात समझ सकें, और सिर्फ वो जो एक फैक्टर होता है कि सिर्फ आप बराए रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन रहे हैं, सुन के समझना मकसद है, वो कम्युनिकेशन पूरी हो। जब बिजनेस ग्रेजुएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो डिफरेंस है ना वो यहीं पर ही आता है। बिजनेस ग्रेजुएट जो होता है, अब तो सीए ने भी माशाल्लाह, सीए के प्रोग्राम में भी शुरू हो चुका है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ट्रेन कर रहे हैं, पहले नहीं होता था ये। तो बिजनेस ग्रेजुएट क्या है, वो 4 साल हर क्लास के अंदर खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा है, सही है, सीख जाता है, उसको एक्सपोजर मिलता है। सिर्फ देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, सही है, M&A,
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको बहुत कोई स्पेशलाइज्ड माइंडसेट चाहिए। सही है, इसके लिए आपको बस राइट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, राइट जगह पे टाइम लगाना है और राइट कनेक्शंस चाहिए आपको। राइट, सही है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई इसमें नहीं आ सकता। सही है, ये कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक रिंग फेंसिंग नहीं हुई इसके ऊपर। सही है, अभी तो बड़ा ओपन है। अभी तो वी नीड पीपल के जो एक यंग पीपल हो, जिनका एक्यूमेंट हो, जिनको शौक हो उस काम का। उनको देखिए, जिसको शौक होता है उसको सिखाने में भी मज़ा आता है, उसको वो चीज़ें एक्सप्लोर कराने में भी मज़ा आता है। एक बंदा जो नौकरी करने आया हुआ है, उसने बोलना है भाई 6 बजे उठ के मैंने चले जाना है घर। सही है, तो उसको फिर हम अलग तरीके से उसको ज़ाहिर ट्रेन करते हैं, ज़ाहिर हमारा कुलीग ही है। लेकिन पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार एक बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि ये करियर बनाना है आपने, सही है, तो आपने बस ये सोचना है कि यही करियर है मेरा और यही बनाना है मैंने, और उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैं करूँगा। सही सही सही। एक बात ये भी आपकी बात से मुझे समझ में आ रही है कि अगर आप मिसाले किसी इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन में एडवाइजरी कर रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें रिसर्च की भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब जितना आपको उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी, मतलब यू डोंट एग्जैक्टली नो कि मुझे 3 दिन बाद इसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आपको मल्टीपल एवेन्यूज़ देखने पड़े, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखना पड़े कि ये ट्रांजैक्शन का एसेंस क्या है, किस तरीके से हो रही है, इसका क्या हल होगा, यहाँ पर सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सो द समवन हु इज़ विलिंग टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट और दिस फील्ड, उनको ये भी थोड़ा सा अपने जहन में रखना है कि रिसर्च कुड बी लॉन्ग, बड़ी हो सकती है, डीप हो सकती है, इन डेप्थ हो सकती है, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे में भी पहुंच सकते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी की क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो आपको आगे तक लेके जाती है सोचने में। मैं आपको बात बताऊँ, एक ट्रांजैक्शन का लाइफ साइकिल होता है। सही है, जैसे यूजुअली एक ट्रांजैक्शन जो होती है, जो मतलब होने वाली जो कंज्यूमेट होनी होती है ना, वो 4 से 6 महीने में हो जाती है। ठीक है, उसका एक टाइमलाइन होता है। आप पूरी ट्रांजैक्शन में 5 महीने जितना काम करेंगे ना, वो आखिरी के 1 महीने में उससे 2 गुना काम आप करेंगे, क्योंकि उसमें आइट्रेशन चल रही है, उसमें डिस्कशन चल रहे हैं। सही है, नए ओपिनियन आ रहे हैं, पता चल रहा है, आप लेके जाते हैं, मैनेजमेंट को लेके जा रहे हैं, बाय साइड सेल साइड को बता रहे हैं, उनका एक ओपिनियन आ रहा है, उसमें आइट्रेशंस आ रही हैं, अजम्पशंस चेंज हो रही है, वो अजम्पशंस चेंज हो रही हैं। कोई वर्किंग ऐसी है जो नहीं सही हुई हुई, वो सही हो रही है, किसी नंबर से वो एग्री नहीं करते। जो 5 महीने आप काम करेंगे ना, उसका 2 गुना काम हम आखिरी 1 महीने में करेंगे, जब आप ट्रांजैक्शन फाइनलाइज कर रहे होंगे, क्लोज कर रहे होंगे। सही है, तो एक तो सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस इन द इनिशियल ईयर्स, सही है, भूल जाए, नहीं है ऐसी कोई चीज़ हमारी इंडस्ट्री में, नहीं है, साइकिल्स में आती है। साल में ऐसा भी होगा 6 महीने आप 1-1 बजे तक काम कर रहे होंगे, 12-12 बजे तक काम कर रहे होंगे, 2-2 बजे तक काम कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, सुबह 9 से 2 बजे तक काम कर रहे होंगे, इधर घूम नहीं रहे। और ऐसे भी दिन होंगे पूरे दिन आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि द इंडस्ट्री दैट वी आर वर्किंग इन इज ट्रांजैक्शनल। एक तो होता है ट्रांजैक्शन होगी, तो जब ट्रांजैक्शन होगी तो काम बहुत होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री ट्रांजैक्शनल है। हमारा ये नहीं है यार सुबह उठना है, टिल खोलना है, कैश खोलना है, सही है, कैश को बैलेंस करना है और शाम में बंद करके आना है। तो हमारा हर दिन कुछ ना कुछ दुकान वाला स्टाइल नहीं है। दुकान वाला या XYZ कोई भी और जो प्रोफेशंस होते हैं, अब जैसे एक MNC के अंदर या किसी एक कॉर्पोरेट के अंदर अगर एक कोई अकाउंट्स पेबल का इंसान बैठा हुआ है, उसका काम क्या है, उसको वो साल के एंड में जो अकाउंट्स पेबल का नंबर है ना, वो सही आना चाहिए और जो उसकी मैनेजमेंट बीच में वो होनी चाहिए। बाकी बैलेंस शीट पे क्या हो रहा है, P&L पे क्या हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो 6 बजे उठा, उसकी जॉब खत्म हो गई, आपकी जॉब खत्म नहीं होती। आपकी जॉब उस वक्त खत्म हो गई जब आपकी ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हो गई है। उसके बाद आप जाएं, 1 हफ्ता चिल करें, 10 दिन आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, फिर नया असाइनमेंट लें और फिर दोबारा से इट्स इन साइकिल्स, परफेक्ट साइकिल्स। सही है, अगर आप जैसे ये एक्टिविटी है डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी इकोनॉमिक साइकिल से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, आपकी GDP ग्रो हो रही होती है, जब आपका बूम का साइकिल होता है, तो उस वक्त आपकी सेल साइड की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और जैसे ही मार्केट क्रैश होगी, सही है, तो बाई साइड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, सही है, क्योंकि वैल्यूएशंस डिप्रेस हो गई हैं, तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एसेट्स। सही है, तो ये साइकिल में चल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको 365 डेज हर वीकेंड पे काम करना है या आपको अपनी ज़िंदगी की सारी ईदों पे काम करना है, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आपको करना पड़े। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू लेट दैट गो फॉर अ ग्रेटर गुड, मैं आपको ये बताऊं कि रिवॉर्डिंग करियर है बहुत बड़ा। सही है, मैं कोट नहीं करूँगा किसी को या कुछ नहीं करूँगा, आप एक ऑडिट के पार्टनर की इनकम और एक आप जो है डील्स के पार्टनर की इनकम किसी भी फर्म की, किसी भी बैंक की आप कंपेयर करें, आपको अंदाज़ा होगा कि रिवॉर्डिंग है करियर या नहीं है। सही है, तो इंडस्ट्री छोटी है, लोग ज्यादा हैं, तो एवरेज पे पर्टिकुलरली बढ़ जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रेवेन्यूज आर गुड। हाँ, रेवेन्यूज आर वेरी गुड, प्रीटी गुड फॉर, मतलब अगर आपकी जो सबसे बड़ी टीम मैंने जिसमें आज तक काम करा है ना, वो 12 लोगों की टीम थी, इंक्लूडिंग माई डायरेक्टर्स। सही है, वो 12 लोगों की टीम थी, लेकिन मैं एक्टिविटी भी ह्यूमंगस। सही है, कि मैंने हर बंदा 2-2, 3-3 ट्रांजैक्शन एक वक्त में कर रहा है। सही है, तो फिर भी बात है कि वो अगर टाइम आता है तो पुट इन करें, कोई रात नहीं हो रही, कोई वीकेंड नहीं है, कोई ईद नहीं है,
और अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो हर दिन छुट्टी है, हर दिन ईद है, हर दिन वो तो ये इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से चलता है। डैनियल, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। मुझे जो चीज़ें थोड़ा सा मैं इन लोगों के लिए रिपीट कर दूँ सुनने वाले हैं, या थोड़ा सा हम एक समराइज़ कर लें। हमने इस बात को भी समझा कि प्रोफेशन कहाँ स्टैंड करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, किस किस तरह का काम किया जाता है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो एक शख्स के अंदर होने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग फॉर दिस करियर। पाकिस्तान में इसका स्कोप किस तरीके से है, पाकिस्तान से बाहर कहाँ है, किस स्टेज पर करियर में आप प्रोग्रेशन कर सकते हैं, आइदर यू लीव आउट ऑफ पाकिस्तान और कम टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो भी दोनों में सिचुएशन हो सकती है। हाउ रिवॉर्डिंग दिस करियर इज़, व्हाट डज इट डिमांड, और किस तरीके से इसमें सारा काम किया जाता है। इट वॉज़ रियली वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। अच्छे तरीके से अल्लाह का शुक्र हमने ये पूरी चीज़ जो है वो कवर कर ली है, और बिग थैंक यू टू यू। आप आए, बहुत सारा डिस्कशन। If somebody wants to ask further questions, they can drop a comment on your video, and I can always take some time out to answer them. Nice of you, so nice of you, so nice of you. आप सबने इस कॉन्वर्सेशन को सुना, इस इंडस्ट्री को, इस करियर एवेन्यू को, करियर पाथ को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, इन डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आपका कोई फीडबैक है, मज़ीद कोई ऐसे सवालात हैं या एरियाज़ हैं जिनको आप कवर करना चाहें या जिनके बारे में सुनना चाहें, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है कि आगे हम किस किस तरीके की कॉन्वर्सेशंस जो है वो आप तक पहुँचा सकते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी डिसीजन मेकिंग में इस तरह की इंसाइट्स को, इस तरीके के डिस्कशंस को लेकर आएँ, और कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगली कॉन्वर्सेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।